डिस्क्लेमर, इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। इनमें बताए गए नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या उनका अपमान करना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग है। इस चैनल का सारा कंटेंट KRN स्टोरीज जंक्शन द्वारा एडिट और प्रोड्यूस किया गया है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकती हूँ, नए और रोचक आइडियाज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी इस प्यारी यात्रा में अपना साथ बनाए रखें। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें और टूटते वादे, वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और वही पल आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। बस सुनिए, आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। जबकि खुद द राजवीर सिंह राठौर इस लड़की को अपनी बाहों में भरने के लिए तरसता है। राजवीर तो खुद की ही तारीफ किए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता कि सोनाली को पैसा पावर पसंद ही नहीं है। वह तो अपना सपना पूरा करना चाहती है, एक ऐसा सपना जो दिन रात सोते जागते देखती रहती है कि कब वह एक बड़ी डॉक्टर बने और उसको एक बार द बेस्ट सर्जन RK से मिलने का मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ पटना में राजवीर के सीक्रेट प्लेस पर 3 आदमी खून से लथपथ रस्सियों से उल्टा लटका हुआ था। उसको देखकर कोई भी कहे कि इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, क्योंकि उन तीनों आदमी के दोनों हाथ कटे हुए थे और वह तीनों आदमी रस्सी से झूल रहा था। पास बैठे 2 बॉडीगार्ड एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, काली तुम्हें क्या लगता है बॉस हमें क्या सजा देंगे? काली के बातों को सुनकर भैरव जवाब देते हुए कहता है, वह तो बॉस के आने के बाद ही पता चलेगा कि वह हमें क्या सजा देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक कैफे में एक लड़का और लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़े एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए, तभी उन दोनों को वेटर की आवाज़ सुनाई देती है तो वह दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे के हाथों को छोड़कर अपने अपने सीट पर सीधे होकर बैठ जाते हैं। वेटर दोनों के कॉफ़ी कप रखते हुए एक स्माइल उन दोनों को पास करते हुए वहां से चला जाता है। वेटर के जाते ही अनाया शर्माते हुए अमित से कहती है, क्या अमित आप तो कहीं भी हमारा हाथ पकड़ लेते हो। अभी वह वेटर क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। एपिसोड 46। पटना कैफे में अनाया और अमित अभी तक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए अना कॉफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अनाया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अमित से कहती है, हमें तो कॉलेज भी जाना है, कितना लेट हो गया है, जल्दी करो। अनाया को ऐसे गुस्सा होते देख अमित उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर कैंसिल हो गया है तो हम दूसरे लेक्चर अटेंड करने जाएंगे, तो हमारे पास अभी भी 1-1.5 घंटे हैं, तो रिलैक्स करो। अमित के जवाब सुनकर अनाया अपना मुंह बिगड़ते हुए अमित से कहती है, मुझे क्या सपना आया था कि फर्स्ट लेक्चर कैंसिल हो गया है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें कितना टेंशन हो रहा था कि हम कहीं लेट ना हो जाए। अनाया अमित के गाल पर हल्की चपत लगाते हुए अमित से कहती है, खुद रिलैक्स होकर कॉफी एंजॉय कर रहे थे और हमें टेंशन में छोड़ दिया, आप बहुत बुरे हो, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और गुस्सा होते हुए अनाया कैफे से उठकर बाहर जाने लगती है। अनाया को बाहर जाते देख अमित भी उसके पीछे दौड़ता है और उसको मनाते हुए उससे कहता है, अरे यार मुझे लगा आपको रमन ने बता दिया होगा, मुझे क्या पता था कि रमन ने मुझे बताया और आपको नहीं बताया। 1 मिनट, आपने सुबह से ग्रुप चैट ओपन नहीं किया है, आपको हम पर्सनली बताना भूल गए, लेकिन हम लोगों ने ग्रुप चैट तो किया था कि आज फर्स्ट लेक्चर कैंसिल होने वाला है, इसीलिए तो हमने आपको कैफे बुलाया कॉफ़ी पीने के लिए। अमित के जवाब को सुनकर अनाया अपना गुस्सा शांत करते हुए अपना मोबाइल ओपन करती है तो सच में अमित और अमन ने आपस में डिस्कशन किया था, जिसे देखकर अनाया शर्मिंदा होते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन अमित को फील नहीं होने देती है कि वह गिल्टी फील कर रही है। अनाया को गाड़ी में चुपचाप बैठे देखकर अमित भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अपने गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है ताकि बाहर के लोग अंदर कुछ भी ना देख पाए। गाड़ी अच्छी तरह लॉक होने के बाद अमित गाड़ी को वहां से हवा की रफ्तार से बात करते हुए ऐसे गायब होता है जैसे कोई प्लेन उड़ा रहा हो। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर साइड में अमित गाड़ी रोकता है और अपना सीट बेल्ट खोलकर अनाया की तरफ झुकने लगता है। अनाया जब तक कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो गया था। अमित अनाया के सीट को बेड में कन्वर्ट करते हुए झटके से उसके ऊपर आ चुका था। दूसरी तरफ प्लेन में राजवीर सोनाली को निहारते निहारते ही नींद के आगोश में चला गया।
वही आगे बैठा राहुल किसी के तस्वीर को बड़े ध्यान से अपने फ़ोन में निहारते हुए अपने आप से कहता है, हमें तो पहली मुलाकात में ही आपसे मिलकर एक अलग ही एहसास होने लगा है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचती है। और उस फोटो पर हाथ फेरते हुए अपने मोबाइल को सीने से लगा लेता है, जैसे कि वह मोबाइल ना होकर खुद तस्वीर वाली लड़की को अपने सीने से लगा रहा हो। और राहुल सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में राहुल भी नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं अमित के गाड़ी में अमित के इतने फास्ट मूव से अनाया हक्की बक्की होकर अमित को ही घोड़े जा रहे थी। अनायास के ऐसे रिएक्शन से अमित के धड़कन है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी। लेकिन अमित कहाँ पीछे हटने वाला था। वह अपने धड़कनों को संभालते हुए धीरे धीरे अनाया के होठों के करीब झुकने लगता है। और जब तक अनाया कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले ही दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अनाया एक बार फिर से अमित के ये बोल्डनेस देखकर दंग थी। अनायास अपने मन में कहती है, आज इसे क्या हो गया है। मैं गुस्सा हूं तो मुझे मनाने के बजाय यह उल्टा मेरे साथ रोमांस कर रहा है। माना कि मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन इनके हिसाब से तो मैं अभी भी इनसे गुस्सा हूं। वही अमित अनाया के ख्यालों से अनजान अपने ही दुनिया में खोया हुआ था और बेतहाशा अनायास को किस किए जा रहा था। वही अनाया जोर जोर से अमित के चेस्ट पर अपने मौके बरसाए जा रही थी, लेकिन अमित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो और डीप किस करने लगता है, मानो अनाया को अपने आप को डिस्टर्ब करने की वजह से उसे पनिशमेंट दे रहा हो। वही अनाया अमित को ऐसे वाइल्ड होते देख जब अनाया से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अनाया अमित को धक्का देने लगती है। जैसे ही अमित को महसूस होता है कि अनाया उसके ऐसे वाइल्डनेस बिहेवियर से सांसें नहीं ले पा रही है, तो अमित अनायास के होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर वाइट करने लगता है। अनाया अमित को अपनी कॉलर बोन पर वाइट करते देख अमित से रिक्वेस्ट भरी टोन में कहते हैं, प्लीज अमित आप हमारे कॉलर बोन पर वाइट मत करिए, हमें कॉलेज जाना है। किसी ने देख लिया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। एपिसोड 47। अनाया के रिक्वेस्ट भरी टोन सुनकर अमित एक पल को ठहर जाता है, लेकिन अगले ही पल अनाया को अपने पेट पर एक गुदगुदी सी महसूस होती है। तो अनाया अपना सर उठाकर नीचे की ओर देखती है। अपने पेट पर अमित को ऐसे चूमते देख अनाया उसे कहती है, प्लीज अमित हमें गुदगुदी हो रही है। अनायास को ऐसे हंसते देख अमित को लगता है कि अनाया उसे चिढ़ा रही है। तो अगले ही पल अनाया को अपने पेट पर एक तेज दर्द महसूस होती है, जिससे महसूस कर अनाया जोर से अमित के बालों को पकड़ लेती है। अमित के बालों को खींचते हुए अनाया उसे कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी जोर से बाइट करने की। हाँ, अनाया के सवाल को सुनकर अमित उसके कान के पास जाकर कहता है, स्वीट हॉट आप ही ने तो कहा कि कॉलर बोन पर हम आपको बाइट करेंगे तो सब देख लेंगे, इसीलिए तो हम ऐसी जगह बाइट कर रहे हैं कि किसी को दिखे ही ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अनाया अमित के जवाब को सुनकर अमित को जवाब देती है, ये किसी को नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें ऐसे वाइट करेंगे। आपको पता है आपके ऐसे वाइट करने से हमें कितना दर्द हो रहा है। अनाया के दर्द वाली बात सुनकर अमित झटके से अनाया से दूर हुआ और उसको नीचे से ऊपर तक निहारते हुए कहता है, सॉरी हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा प्यार आपको दर्द पहुंचाने लगा। ये सारी बातें कहते हुए अमित अपना दोनों कान पकड़कर अनाया के सामने किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाने लगता है। अमित को ऐसे कान पकड़ के माफी मांगते देख अनाया उसके हाथों को कान से हटाते हुए कहती है, आप ऐसे हमें सॉरी मत कहें, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और लोग कहते हैं प्यार में तो दर्द भी मीठा ही लगता है। हम तो बस आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और ऐसा कहते हुए अनायास भी अपना कान पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के सामने किसी बच्चे की तरह कान पकड़ के सॉरी बोल रहे थे। अनाया को सॉरी बोलते देख अमित अपना काम छोड़ते हुए अनाया को कसकर अपने गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। तभी अमित का फोन रिंग होता है। दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं और अमित अपना फोन रिसीव करते हुए अपने कान पर लगा लेता है। तो उधर से रमन चिल्लाते हुए अमित से कहता है, यार फर्स्ट लेक्चर कैंसिल हुआ था, सेकंड नहीं तो जल्दी कॉलेज आ, कहाँ है, अभी तक टाइम देखा है तूने। रमन के इतना जोर से चिल्लाने से अमित अपना फोन अपने कान से दूर करते हुए रमन को जवाब देता है, अरे यार मैंने टाइम का तो ध्यान ही नहीं दिया, अभी आ रहा हूँ, रख फोन। और हाँ इतना जोर से मत चला, नहीं तो तेरे चिल्लाने से एक दिन मेरा कान खराब हो जाएगा। और बिना रमन के एक भी बात सुने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अनाया के होलिया ठीक करते हुए कहता है, चलो हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अमित के ऐसे जवाब से अनाया उसको घूर कर देखती है, मानो कह रही हो ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या, जो मुझे कह रहे हो यह बातें आपको खुद से कहना चाहिए था, मुझसे नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में सोनाली अभी तक सुकून से राजवीर के बाहों में सो रही थी। वही राजवीर की आंखें खुल चुकी थी क्योंकि अब प्लेन लैंड होने वाली थी और राजवीर फिर से अपने फेवरेट काम में लगा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि राजवीर का फेवरेट काम कौन सा है, तो वह है सोनाली को निहारते।
राजवीर एक सोनाली को निहार ही रहा था कि राजवीर को अपने असिस्टेंट राहुल की आवाज़ सुनाई देती। राहुल की आवाज़ सुनकर राजवीर उसकी ओर देखता है तो राजवीर को महसूस होता है कि वह कब से एक तक सोनाली को ही निहारे जा रहा था। तभी राजवीर अपने होठों पर उंगली रखते हुए राहुल को चुप रहने का इशारा करता है ताकि राहुल की आवाज़ सुनकर सोनाली की नींद ना खराब हो जाए, और खुद बेड से उठकर सोनाली को अपने गोद में उठाते हुए प्लेन से नीचे उतर जाता है। राहुल को तो राजवीर के ऐसे बिहेवियर के आदत हो गया था, लेकिन राजवीर के बॉडीगार्ड तो राजवीर को ऐसे देखकर अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा थे। उन सभी बॉडीगार्ड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी वह लोग अपने ऑर्गेंट बॉस को किसी लड़की को ऐसे बाहों में संभालते हुए भी देखेंगे। उन बॉडीगार्ड को ऐसे राजवीर को घूरते देख राहुल उनके पास जाकर कहता है, अब बॉस को घूरना बंद करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि जिन हाथों से उन्होंने अभी किसी नाजुक फूल की तरह अपनी वाइफ को संभाल रहे हैं, वही हाथ अगले दिन तुम्हारे आंखें निकाल रहे हो। अब ऐसे ही देखते रहोगे बॉस को, या फिर उनको कवर अप भी करना है। राहुल के धमकी को सुनकर उस सारे बॉडीगार्ड अपने सर झुकाए राजवीर के दोनों ओर लाइन से चलने लगते हैं ताकि किसी की नज़र राजवीर पर ना पड़े। कुछ देर बाद जैसे ही सोनाली की आंखें खुलती है तो सोनाली अपने चारों तरफ की चीज़ों को गौर से नोटिस करने लगती है, और अगले ही पल अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर सोनाली डर से घबराने लगती है और इधर उधर अपनी नज़रें दोहराने लगती है। एपिसोड 48 पटना कॉलेज। अमित के फ़ोन काटने से रमन अपने फ़ोन को घूरते हुए अपने आप से कहता है, यह अमित कभी नहीं सुधरने वाला, कभी तो ढंग से जवाब दिया करें। फ़ोन काटने से पहले रमन अभी अमित को कोसी ही रहा था कि रमन का फ़ोन फिर से बजने लगता है। रमन बिना नंबर देखे ही फ़ोन रिसीव करके अपने कान से लगा लेता है और बिना ये जाने कि फ़ोन के उस साइड कौन है, रमन बोलना शुरू कर देता है, तूने फ़ोन काट दिया था तो फिर से इतना जल्दी कैसे फ़ोन कर दिया, और तुझे कॉलेज आना भी है या नहीं बता दे भाई। रमन अभी बोल ही रहा था कि उसके कानों में एक मीठी सी सुरीली आवाज़ पड़ती है। इतनी मीठी आवाज़ सुनते ही रमन चुप हो जाता है और रीत को सॉरी बोलते हुए कहता है, सॉरी रीत, मुझे लगा अमित है, अभी थोड़ी देर पहले उसी से बात हो रही थी तो मैंने बिना नंबर देखे ही फ़ोन उठा लिया और मुझे लगा कि अमित ने ही दोबारा फ़ोन किया होगा। कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। रमन को माफ़ी मांगते देख रीत उसको बीच में ही ठोकते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े, और वैसे भी लोग कहते हैं कि अपनों से माफ़ी नहीं मांगा जाता, तो क्या आप हमें अपना नहीं मानते हैं जो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। रीत की ऐसी बातें सुनकर रमन को बीच में टोकते हुए कहता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसीलिए। रमन को ऐसे सफाई देते देख रीत जोर जोर से हंसने लगती है। जब रमन रत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनता है तो रमन खुद भी मुस्कुराने लगता है। एकदम से रीत को जवाब देता है, रीत आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो, आपकी हंसी हमें बहुत पसंद है। दूसरी तरफ सोनाली एक मास्टर बेडरूम में अपनी डरी सहमी सी निगाहों से पूरे बेडरूम का मुआयना कर रही थी। जब सोनाली को कुछ समझ नहीं आता है तो सोनाली अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो टूट चुका है। तो सोनाली उठकर वहीं से बालकनी की ओर चली जाती है। बालकनी में जाते ही सामने का नज़ारा देखकर उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट तैर जाती है, क्योंकि बालकनी से वह नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई भी अपना टेंशन भूल जाए। बालकनी के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूले लगे हुए थे और उस पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी, जिसे सोनाली बालकनी में खड़ी होकर बड़े ध्यान से उन तितलियों को देख रही थी। सोनाली उन तितलियों को निहारने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर कब से उसकी मुस्कुराहट को निहारे जा रहा है। तभी सोनाली को अपने पेट पर दो बड़े बड़े हाथ महसूस होते हैं। यह महसूस होते ही सोनाली डर से कांपने लगती है। तभी सोनाली के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है। राजवीर सोनाली से कहता है, वाइफी हमारी शादी को 15 दिन हो गए हैं, फिर भी आपको हमारे पास आते ही डर लगने लगता है। आप ऐसे ही हमसे डरती रहोगी तो हमारे छोटे छोटे बेबी कहाँ से आएंगे। बेबी के नाम सुनकर सोनाली अपने आप से कहती है, अभी तो हम खुद ही भी एक बेबी हैं, तो हम इन्हें बेबी कहाँ से ला कर देंगे। सोनाली को चुप देखकर राजवीर उसके कानों में अपने सांस छोड़ते हुए उसके नेक पर किस करने लगता है। सोनाली को राजवीर के ऐसे अचानक किस करने से अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर के हाथों पर अपना हाथ रख देती है, मानो आज पहली बार सोनाली खुद राजवीर को अपने पास आने का इजाज़त दे रही हो। आज सोनाली को राजवीर के पास आने से दिल के किसी कोने में सुकून मिल रहा था, जिसे महसूस करते हुए सोनाली को अपने पूरे शरीर में एक सेहरन सी महसूस होती है। लेकिन सोनाली चुपचाप खड़ी थी। वहीं राजवीर सोनाली को ऐसे अपनी बाहों में पिघलता देख और एक्साइटेड हो जाता है और सोनाली के कॉलर बोन पर वाइट करने लगता है। राजवीर के वाइट करने से सोनाली के मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। सोनाली के सिसकियां सुनकर राजवीर और वाइल्ड होते जा रहा था, जिससे सोनाली की पकड़ राजवीर के हाथों पर कस जाती है और सोनाली के सारे नाखून राजवीर के हाथों में धंसने लगते हैं।
लेकिन राजवीर को उस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो सुकून राजवीर को सोनाली के बाहों में मिल रहा था वह सुकून राजवीर बरसों से तलाश रहा था, जो शायद आज सोनाली पर आकर खत्म हुआ है। दूसरी तरफ कॉलेज में अमित और अनाया कॉलेज पहुंच चुके थे। रमन अमित और अनाया को कॉलेज आते देख उन दोनों को छोड़ते हुए कहता है, क्या बात है, दोनों लबज साथ में थे, इसीलिए तो इतना लेट हुआ। रमन की बात सुनकर अनाया शर्माते हुए अपने क्लास की ओर भाग जाती है। वहीं अमित रमन को चपत लगाते हुए कहता है, क्या बात है, तू दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही शरारती होते जा रहा है। एक बार रीत को यहाँ आ जाने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि दूसरे को परेशान करना कितना गलत बात होता है। तब तुझे समझ में आएगा जब मैं तुझे परेशान करूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों अपने क्लास में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर सोनाली को अभी भी बेतहाशा चूमे जा रहा था और सोनाली की सिसकियां पूरे बालकनी में गूंज रही थी और राजवीर कब सोनाली को अपनी बाहों में लिए बेडरूम तक आ गया। उन दोनों को पता ही नहीं चला जब किसी चीज से राजवीर के पैरों में ठोकर लगा। तब तक दोनों बेड पर गिर चुके थे। तब जाकर दोनों को होश आया। सोनाली जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सीधा उसकी नीली आंखें राजवीर के भूली आंखों से जा मिली। दोनों के नजरें मिलते ही मानो दोनों फिर से कहीं खोसे गए थे। दोनों के बीच आज एक अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि सोनाली के पेट से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अजीब नजरों से सोनाली को देखने लगता है। खुद पर राजवीर के नजरों के तपीस महसूस करके सोनाली शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। राजवीर सोनाली को ऐसे शर्म से लाल होते देख उसके ऊपर से उठते हुए बिना कुछ कहे ही सोनाली को अपने बाहों में उठा लेता है और उसको अपने बाहों में लिए ही सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर सोनाली को एक चेयर पर आराम से बैठा देता है और खुद भी एक चेयर खींचकर सोनाली के पास ही बैठ जाता है। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल को खाने की चीजों से भरा देखकर सोनाली सवालिया नजरों से राजवीर को देखने लगती है। सोनाली के नजरों को खुद पर महसूस करके राजवीर अपना सर उठाकर सोनाली की ओर देखता है, मानो कि पूछ रहा हो, अभी तो भूख से तुम्हारे पेट से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और अब खाने की बजाय मुझे क्यों भूल रही हो। राजवीर के सवालिया नजरों को देखकर सोनाली उसे हकलाते हुए पूछती है, वो राजवीर सोनाली को हकलाते देख सोनाली को शांत कराते हुए कहता है, अरे हकलाना बंद करो और शांति से जो कहना है वो कहो, पहले लंबी लंबी सांसें लो। राजवीर के कहने पर सोनाली 2 से 3 बार लंबी लंबी सांसें लेती है और छोड़ती है। उसके बाद अपने आप को नॉर्मल करते हुए राजवीर से कहती है, वह हम पूछ रहे थे कि हम घर जाने की बजाय यहाँ किस जगह पर आ गए हैं। सोनाली एक ही सांस में ये सारी बातें बोल गई थी और बोलने के बाद वहीं पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में गिलास का सारा पानी पी जाती है। राजवीर सोनाली को ऐसे रिएक्ट करते देख सोनाली के सर को सहलाते हुए सोनाली से कहता है, मैं खाना ही खाने वाला हूं ना कि आपको, जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो। शांति से खाना खाओ, यह मेरा फार्म हाउस है और मैं आपको अपने फार्म हाउस पर लेकर आया हूं ताकि हम दोनों कुछ दिन अकेले में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। समझिए, आप तो अपने इस छोटे से दिमाग में जो भी उटपटांग बातें सोच रही हो उसे बाहर निकालो और फटाफट खाना खाओ। एपिसोड 49। राजवीर के फार्म हाउस पर सोनाली और राजवीर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं राजवीर बार बार सोनाली के प्लेट में खाना डालते जा रहा था और सोनाली बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह बस अपना सर झुकाए खाना खाने में बिजी थी। सोनाली को इतना तेज भूख लगी थी कि वह ये भी भूल गई कि राजवीर भी उसी के साथ बैठा हुआ है। वह बस अपनी आंखें प्लेट में गड़ाए खाना खाए जा रही थी। वहीं हमारा राजवीर एक तक सोनाली को निहारे जा रहा था। सोनाली बच्चों की तरह अपने मुंह का पाउट बनाते हुए खाना खा रही थी। सोनाली खाना खाने के बाद जैसे ही अपना सर ऊपर की तो उसकी आंखें सीधा राजवीर की आंखों से जा मिली। ऐसा होते ही सोनाली शर्म से लाल हो गई, एकदम किसी कश्मीरी सेब की तरह। वही राजवीर सोनाली को ऐसे शर्माते देख मन ही मन कहता है, ऐसे शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती है, मन कर रहा है सेब की तरह इसके गालों को भी खा जाऊं। ऐसा सोचते हुए राजवीर डाइनिंग टेबल पर बास्केट में रखा एक सेब उठाकर खाने लगता है। राजवीर को सेब खाते देख सोनाली कुछ समझ नहीं पाती है। वह अपना सर खुतलाते हुए मन ही मन कहती है, इन्हें क्या हो गया है, ये खाना खाने के टाइम पर फ्रूट क्यों खा रहे हैं। फिर अपने सर को झटकते हुए अपने आप से कहती है, जाने दो, मुझे क्या करना है, उनको जो पसंद हो वह खाए। वही राजवीर सोनाली के लाल पड़ चुके गालों को देखते हुए उस सेब को ऐसे खा रहा था मानो वह सेब ना होकर सोनाली के गाल हो। वहीं सोनाली राजवीर के ख्यालों से अनजान वहां से उठकर गार्डन एरिया की ओर जाने लगती है। सोनाली को ऐसे जाते देख राजवीर पीछे से उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे सोनाली संभल नहीं पाती और सीधी राजवीर के गोद में जाकर गिरती है। सोनाली को अपने इतने पास देखकर राजवीर उसके होठों को निहारते हुए सोनाली के कान के पास जाकर कहता है, वैसे खाना तो हो गया लेकिन इस खाने के साथ कोई स्वीट डिश नहीं था, तो मैं सोच रहा हूं कि हम डेजर्ट में क्या खाएंगे।
राजवीर के बातों को सुनकर सोनाली सोच में पड़ जाती है कि खाने के बाद मीठा खाना जरूरी होता है क्या। फिर कुछ सोचते हुए राजवीर से कहती है, आप कहो तो मैं हलवा बना देती हूँ, यहाँ पर किचन है। सोनाली के जवाब सुनकर राजवीर अपने एक उंगली से सोनाली के होठों को सहलाते हुए कहता है, पर मुझे तो अभी खाना है मिठाई, लेकिन हलवा बनाने में तो टाइम लगेगा। रणवीर के बात सुनकर सोनाली फिर से अपने मन में कहती है, हे कान्हा जी, यह क्या बोल रहे हैं, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मम्मी कहती है कम से कम टाइम में तो हलवा ही बनता है, अब इतना जल्दी इनको मीठा कहाँ से मिलेगा। सोनाली को सोच में डूबे देख राजवीर धीरे से अपने होठों को सोनाली के होठों से जोड़ देता है। ऐसा होते ही सोनाली की बंद आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह राजवीर को घूरने लगती है। फिर मन ही मन कहती है, ये डेविल मीठा खाने की बजाय मेरे होठों को क्यों खा रहे हैं, मेरे हंट थोड़ी ना मिठाई है। कुछ देर पहले तो यह मीठा खाने की बातें कर रहे थे और अब मेरे होठों को छोड़ ही नहीं रहे। वहीं राजवीर सोनाली को एक तक घोरते देख अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सोनाली की आंखों को बंद कर देता है और दूसरे हाथों से सोनाली के बैग को सहलाने लगता है, जिससे सोनाली शर्म के मारे अपने आप को राजवीर के बाहों में समेट लेती है। राजवीर एक डीप किस के बाद सोनाली के होठों को अपने होठ से आज़ाद करते हुए सोनाली को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए सोनाली से कहता है, अब हुआ ना मुंह मीठा, लोग कहते हैं कि खाने के बाद हमें मीठा जरूर खाना चाहिए। सोनाली अभी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही राजवीर का फोन बजने लगता है। राजवीर अपने फोन को घूरते हुए सोनाली को अपने आप से दूर करता है और सोनाली को अपने रूम में जाने का इशारा करते हुए अपना फोन रिसीव करता है। फोन रिसीव करते ही राजवीर अपने असिस्टेंट से धमकी भरे स्वर में कहता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट वजह नहीं हुआ तुम्हारे अभी कॉल करने का तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। राजवीर के धमकी भरे स्वर सुनकर राहुल शकाते हुए राजवीर से कहता है, वो बॉस जरूरी काम है इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आपके कहे मुताबिक मैं उन तीनों का चेकअप कर रहा था तो मुझे पता चला कि उन तीनों ने एक ऐसा पॉइजन पी लिया है जिससे उन तीनों का आवाज चला गया है। वो तीनों बच भी गया तो हमें कुछ बता नहीं पाएगा। राहुल के पूरी बात सुनने के बाद राजवीर के फेस एकदम डार्क हो जाता है और राजवीर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहता है, अब वह तीनों हमारे किसी काम का नहीं है, तुम उन तीनों को खत्म कर दो और एक बात, तुम इस मामले को फिर से एक नए सिरे से जांच करो। हमारे हाथ कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा और हमें कोई ना कोई कुल्लू तो जरूर मिलेगा। हो सकता है ये कोई हमारे बिजनेस राइवल का काम हो या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हमारा सीक्रेट पता चल गया हो। तुम तो जानते हो मेरा बिजनेस दुनिया में भी और सीक्रेट लाइफ में भी कितने सारे दुश्मन हैं, तो तुम अच्छी तरह से जांच करो इस मामले को। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता सोनाली की लाइफ के साथ। तुम तो सब जानते हो कि मैं भले ही शुरुआत में इस शादी के खिलाफ था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरी मॉम ने खुद ही यह रिश्ता तय किया था तब से मुझे यकीन हो गया है कि यही लड़की मेरे लिए सही होगी। तभी तो मेरी मॉम ने जाने से पहले मेरा रिश्ता तय करके गई थी। और एक बात, तुम राकेश पर अपना नज़र बनाए रखना और उसके पापा के पीछे भी किसी को लगा दो और मुझे उन दोनों के हर एक पल का हिसाब चाहिए। सुबह से शाम तक वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और हाँ मुझे थोड़ा बहुत डाउट सुहानी पर भी है, तो तुम उस पर भी नज़र रखना और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। तो अपने काम पर लग जाओ। और राहुल को ऑर्डर देते हुए राजवीर बिना राहुल के जवाब सुने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए राजवीर ऊपर अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। बेडरूम के गेट पर आकर राजवीर बेडरूम में चारों ओर अपनी नज़रें दोहराता है, लेकिन उसे सोनाली कहीं नज़र नहीं आती है। तभी राजवीर को सोनाली फिर से बालकनी में खड़ी दिखती है तो राजवीर अपने कदम उसी की ओर बढ़ा लेता है। सोनाली के पास पहुंचकर राजवीर अपने पॉकेट से एक न्यू फ़ोन निकालता है और सोनाली के आगे करते हुए उससे कहता है, ये है आपका न्यू फ़ोन, आपका पुराना फ़ोन टूट गया था तो मैंने आपके लिए एक नया फ़ोन मंगवाया है और हाँ मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकती हो। ओके। राजवीर की सारी बातें सुनकर सोनाली मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि यह मोबाइल एकदम न्यू मॉडल का था जो सोनाली कब से लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाए, और सेम वही मोबाइल राजवीर के हाथ में देखकर सोनाली बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर राजवीर के हाथ से मोबाइल ले लेती है। सोनाली को ऐसे जल्दबाजी करते देख राजवीर उससे कहता है, आपके लिए ही लाया हूँ, कोई लेकर भाग नहीं जाएगा, आराम से। राजवीर की बात सुनकर सोनाली छेप जाती है और शर्म से अपनी आंखें राजवीर से चुराने लगती है। वहीं राठौर मैंशन में अमित कॉलेज से आ चुका था और खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में बैठकर आराम से अनाया के सारी तस्वीर को अपने फ़ोन में निहारे जा रहा था, जो रिसेप्शन पार्टी के दिन रमन से कहकर चोरी छुपके अनाया से नज़र बचा के क्लिक किया था।
रमन ने अमित के कहने पर एपिसोड 50 राठौड़ मेंशन अमित का बेडरूम। अमित अभी अनाया के फोटो देख ही रहा था कि सपना भाभी रूम में आते हुए अमित से कहती है, क्या बात है देवर जी, अब कॉलेज से आने के बाद खाना खाने भी नीचे नहीं आए, लगता है आपके लिए भी जल्द ही देवरानी लानी पड़ेगी। सपना भाभी की बात सुनकर अमित उनको साइड हक करते हुए कहता है, सच्ची में भाभी मुझे भी यही लगता है। भाभी अब देखो ना, आप हमेशा भैया के साथ ही रहती हो, राजवीर भाई के पास भी उनके क्यूटी पाई है, अब इस घर में मैं ही अकेला सिंगल रह गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर ही लूँ और जल्द से जल्द शादी करके आप और सोनाली भाभी के लिए देवरानी ले ही आओ। अमित को खुलेआम शादी के बाद एक्सेप्ट करते देख सपना उसको छेड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं पापा जी से कहकर आपकी भी शादी अनाया के साथ जल्द ही हम फिक्स करवा देंगे। और एक बात, आप मेरे सामने तो सोनाली को क्यूटी पाई बुला लिया, लेकिन राजीव भैया के सामने मत बुलाइएगा, नहीं तो आपकी खैर नहीं। सपना भाभी की बात सुनकर अमित घबराते हुए कहता है, भाभी आप क्या बोल रही हो, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं भाई के सामने भाभी को क्यूटी पाई बुलाऊंगा, वह मुझे जान से ही मार देंगे। भाभी के पास बैठने से भी भाई मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मैं भाभी को भगा कर ले जा रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑर्डर सुनकर राहुल अपने काम में लग गया था। सारा काम निपटाने के बाद राहुल फिर से अपने फोन को पॉकेट से निकालकर वही तस्वीर देखने लगता है, जो तस्वीर राहुल प्लेन में बैठकर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उस फोटो को एक निहारते हुए राहुल अपने आप से कहता है, प्रीति मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी फीलिंग है जो मैं जब से तुम्हें देखा हूं तब से तुम्हें देखते ही तुम्हारी ओर खींचा चला जाता हूं, पर मुझे पता है कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। भले मुझे राजवीर अपना छोटा भाई मानता है, लेकिन फिर भी मैं हूं तो एक अनाथ ही ना, तो मुझ जैसे अनाथ को कोई क्यों ही अपनाना चाहेगा। दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर सोनाली और राजवीर अभी भी उसी पोजीशन में खड़े थे। सोनाली को छेपते देख राजवीर उसको टाइट हग करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, यह मोबाइल भी आपका है और मैं भी आपका ही हूँ। ओके सो ये शर्माना छोड़िए और देखिए मोबाइल कैसा लगा, आपको बताए हमें। अभी राजवीर को कोई बाहर वाला देख लेता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही हॉटलेस क्रूएल बिजनेसमैन है जो अपने सामने किसी को सर उठाने का मौका तक नहीं देता है। वहीं राजवीर अभी किसी बच्चे की तरह सोनाली के साथ मस्ती कर रहा था। दूसरी तरफ दरभंगा में रीत रमन को बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन रमन रीत का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। रोमन को कॉल रिसीव ना करता देख रीत टेंशन में अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काटे जा रही थी। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है, तो रीत दौड़कर अपने फोन के पास जाती है, लेकिन फोन को हाथ में लेते ही अगले ही पल रीत मायूस हो जाती है क्योंकि यह कॉल रमन का नहीं प्रीति का था। रीत प्रीति का फोन रिसीव करते हुए धीमी आवाज में प्रीति को जवाब देती है, हाँ दी बोलो, कुछ काम था क्या। रीत के काम वाली बात सुनकर प्रीति गुस्सा करते हुए रीत से कहती है, क्या रीत मुझे कुछ काम होगा तभी मैं तुझे फोन करूंगी, ऐसे नहीं कर सकती क्या। प्रीति को ऐसे गुस्सा होते देख रीत प्रीति को शांत कराते हुए कहती है, नहीं दी ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलो क्या बात करनी है। रीत के आगे की बात सुनकर प्रीति शांत होते हुए रीत से कहती है, यार इतने दिन हो गए लेकिन सोनाली से बात ही नहीं हो पा रही है, तेरा उससे कोई बात हुआ है क्या, कहीं सोनाली मुझसे गुस्सा तो नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे उससे बात करनी। प्रीति के इतने सारे क्वेश्चन एक साथ सुनकर रीत उसे शांत कराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है प्रीति दी, वह दरअसल दी का फोन टूट गया था, इसीलिए दी किसी से बात नहीं कर पा रही है, लेकिन फूफा जी ने कहा है कि वह दी को नया फोन लाकर देंगे, तो दी हम लोगों से खुद ही बात कर लेंगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे ही कुछ देर बात करके रीत प्रीति को बाय बोलकर गुस्से से अपना फोन बेड पर फेंक देती है और मायूस होकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रीत को अभी थोड़ी ही देर हुआ था खिड़की के पास खड़े हुए कि फिर से उसका फोन बजने लगता है, तो इस बार रीत को लगता है कि फिर से कहीं प्रीति ही उसको फोन कर रही होगी, तो रीत उस कॉल को इग्नोर करते हुए शांति से खिड़की के पास खड़ी रहती है। लेकिन इस बार रीत का फोन लगातार बजते जा रहा था, तो रीत गुस्से में आकर बिना देखे ही फोन रिसीव करके अपने कान से लगाते हुए कहती है, क्या है प्रीति दी, आप और भी कुछ पूछना भूल गई थी क्या। रीत के इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर फोन के दूसरे साइड खड़े हुए शख्स अपने आप से कहता है, आज तो तू गया रमन, आज यह इतने गुस्से में क्यों है। मैं तो गलती से इसका कॉल मिस कर गया था क्योंकि मेरा फोन साइलेंट था, लेकिन लगता है आज यह मुझे छोड़ने वाली नहीं है। रीत अपने ही धुन में बोले जा रही थी तो रमन उधर से बहुत हिम्मत करके रीत से कहता है, सॉरी सॉरी रीत, आई एम सो सॉरी। अपने फोन पर रमन की आवाज सुनकर रीत कंफ्यूज हो जाती है और अपना फोन कान से हटाते हुए नंबर चेक करती है, तो सच में ये रमन का ही कॉल था। यह एहसास होते ही कि यह सच में रमन का ही कॉल है। रीत रमन पर भड़कते हुए कहते हैं, क्या जरूरत थी आपको कॉल करने की, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ। साहबजादे को तो कुछ टेंशन ही नहीं है कि कोई कितना भी परेशान हो, पता है आपको कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन आपको कहाँ फुर्सत थी मुझसे बात करने की। रीत को इतना गुस्सा देखकर फिर से रमन अपने आप से कहता है, रमन कुछ सोच नहीं तो रीत शादी से पहले ही तुझसे ब्रेकअप करके चली जाएगी और तू देखता रह जाएगा।
फिर रहना सारी उम्र सिंगल और रीत किसी और से शादी करके तेरे सामने आएगी तो सोच कहीं उसके बच्चे तुझे मामा ना बुलाए। फिर रमन अपना सर छटकते हुए अचानक से सीखता है। नहीं, रमन के ऐसे चिल्लाने से रीत उस पर और गुस्सा होते हुए कहती है, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर झटके से सोनाली को अपनी गोद में उठा लेता है और बालकनी से बेडरूम की ओर जाने लगता है। राजवीर को ऐसे रिएक्ट करते देख सोनाली कुछ समझ नहीं पाती है। एपिसोड 51 राजवीर के फार्म हाउस। राजवीर को ऐसे अचानक खुद को गोदी में उठाते देख सोनाली कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहती है, इन्हें क्या हो गया, यह आज डेविल वाले अवतार छोड़कर इतना स्वीट क्यों बन रहे हैं। सोनाली यह सब सोच ही रही थी कि राजवीर सोनाली को अपने गोदी से उतारकर बड़े प्यार से बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उससे कहता है, तो अब बताओ वाइफी, आप मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती हो, जरा मैं भी तो जानूं। हर वक्त जब देखो तब मेरे पास आते ही अपने ख्यालों में खो जाती हो, कभी तो कुछ अपने मुंह खोलकर भी बोल दिया करो। राजवीर के बातों को सुनकर सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आती है और हकलाते हुए राजवीर से कहती है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर राजवीर जवाब देता है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, तो फिर आप इतना हक हगला क्यों रही हो। अपनी चोरी पके जाने पर सोनाली अपनी नजरें चुराते हुए राजवीर से कहती है वो और आगे की लाइन पूरा किए बिना ही सोनाली राजवीर के सीने में अपना सर छुपा लेती है और किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह राजवीर के सीने में अपना सर छुपाए ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, मानो उसके ऐसा करने से राजवीर उसे देख ही नहीं पाएगा। सोनाली के इतने क्यूट से हरकत पर राजवीर भी मुस्कुरा देता है, लेकिन राजवीर के यह मुस्कुराहट सोनाली देख नहीं पाती है, क्योंकि सोनाली तो शर्म से अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रही थी। राजवीर सोनाली इतना ब्लेस करते देख झुककर उसके सर को चूम लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, वाइफी यू आर सो क्यूट, मन कर रहा है आपके लाल पर चुके गालों को काट के खा लो, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे आपको बहुत पेन होगा। राजवीर के कहे गए यह आखिरी लाइन सीधा सोनाली के दिल पर जाकर लगी थी, जिससे सोनाली के दिल में एक अलग ही हलचल पैदा हो रही थी और सोनाली के दिल की धड़कन एकदम बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई थी, इतना तेज कि सोनाली को खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वहीं राजवीर को सोनाली के दिल की धड़कनों को सुनकर अपने आप ही उसके फेस पर जो कुछ देर पहले छोटी सी मुस्कुराहट थी वह अब और बड़ी हो गई थी। सोनाली को इतना बेचैन देखकर राजवीर सोनाली को और अपने करीब करते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को मेरी कही हुई बातें इतना इफेक्ट करती है कि वह अपने आप ही सिमटकर मेरे सीने से आकर लग गई। अगर मुझे यह बातें पहले पता होती तो राजवीर आगे और कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोनाली अपनी एक उंगली राजवीर के होठों पर रख देती है, जिससे राजवीर के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाता है और राजवीर हल्के से सोनाली की उंगलियों को अपने होठों से चुन लेता है, जिससे सोनाली एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन सोनाली अपना हाथ और पीछे कर पाती उससे पहले ही राजवीर सोनाली के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आज पहली बार तो आपके इन उंगलियों ने हमारे होठों को छुआ है, तो आप अपने इन नाजुक उंगलियों को हमारे होठों पर ही रहने दीजिए। फिर राजवीर सोनाली की उंगलियों को बड़े प्यार से अपने होठों पर रखते हुए सोनाली के फेस को अपने सामने कहते हुए एक टक सोनाली को निहारने लगता है। राजवीर के ऐसे घूने से सोनाली के माथे पर पसीने उभर आए थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रीत अभी भी रमन से बहुत नाराज थी, लेकिन रमन विचार को तो रीत कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। थक हार कर रमन कुछ बोलने की कोशिश ही करना बंद कर दिया और चुपचाप रीत की बातें सुनने लगा। रीत अपने ही धुन में कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। जब रीत को एहसास हुआ कि रमन कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए रमन से कहती है, अब कुछ जवाब दोगे या मौन व्रत धारण किए हो। थैंक्स गॉड रीत, आपका गुस्सा शांत हो गया। रमन की बातें सुनकर रीत फिर से रमन पर भड़कते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ आप पर, तो जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और बिना रमन के बात सुने ही फोन काट देती है। वही रमन बेचारा इतना सा मोह लेकर अपने फोन पर हेलो हेलो करते ही रहे। वहीं दूसरी तरफ एक सीक्रेट प्लेस पर राहुल अपने मोबाइल में प्रीति की तस्वीर देख ही रहा था कि अचानक उसका फोन रिंग करने लगता है, जिससे राहुल के हाथों से उसका फोन उछलकर गिरने ही वाला होता है कि राहुल झट से अपना मोबाइल अपने हाथों में थामते हुए खुद से कहता है, कौन है फोन करने वाला, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में तो अभी मेरा फोन और फोटो दोनों चला जाता। लेकिन अगले ही पर फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर राहुल का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वह फोन रिसीव करते हुए कहता है, हाँ बोलो काली, क्या खबर है। राहुल के सवाल सुनकर काली उसे जवाब देता है, सर जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही हमने उन दोनों बाप बेटे और सुहाना मैडम पर भी नजर रखने के लिए आदमियों को लगा दिया है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अगर उन लोगों का हाथ है मैडम के किडनैपिंग में तो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। काली के जवाब सुनकर राहुल उससे और भी इंस्ट्रक्शन देते हुए फोन रख देता है और फिर कुछ सोचते हुए एक नंबर डायल कर देता है। जैसे ही उधर से फोन रिसीव होता है तो राहुल वो आवाज सुनते ही अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर कहीं खोसा जाता है उस आशा में। तभी फोन के उधर से आ रहे आवाज से राहुल का ध्यान टूटता
है और जैसे ही राहुल सामने वाले इंसान की बातें सुनता है तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि सामने वाला शख्स कहता है क्या आजकल कितने पागल लोग हैं, फ़ोन लगा देते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है, जब बात करनी ही नहीं होती है तो फ़ोन ही क्यों करते हैं ये लोग। वही रीत के गुस्सा होने से रमन थोड़ी देर तो ऐसे ही किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहता है और कुछ समझ ही नहीं पाता है, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए अपने गाड़ी की चाबी निकालता है और कहीं जाने के लिए अपने घर से जल्दबाजी में निकल जाता। वहीं उसको जैसे जाते देख पीछे से उसकी मॉम कहती है ये लड़का कभी शांति से घर में टिकता ही नहीं है, अच्छा होता अभी इसके ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनवाते हैं, कभी भी कहीं भी बिना पूछे गाड़ी लेकर निकल जाता है। एपिसोड 52। कुछ देर बाद गाड़ी में रमन बार बार रीत को कॉल किए जा रहा था, लेकिन रीत बार बार रमन के कॉल को इग्नोर कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर रमन सुनसान सड़कों पर बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी को दौड़ा देता है। तभी सामने से आ रही ट्रक से रमन के गाड़ी का टक्कर होने ही वाला होता है कि रमन अपना फ़ोन फेंकते हुए अपने गाड़ी को रोड की दूसरी ओर मोड़ देता है, जिससे रमन की गाड़ी उस ट्रक से टकराते टकराते बचता है। लेकिन ऐसे अचानक गाड़ी को साइड में मोड़ने से गाड़ी एकदम से एक पेड़ से जा टकराई, जिससे रमन के माथे पर हल्की सी चोट आ जाती है। रमन अपने सर को सहलाते हुए खुद से कहता है सच कहते हैं इंसान प्यार में लोग एक तरह से पागल ही हो जाते हैं, मैं इतने गुस्से में था कि अपना सीट बेल्ट ही लगाना भूल गया, अभी अगर मैं सीट बेल्ट लगाया होता तो मेरे सर पर यह चोट नहीं लगी होती। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के सिगरेट प्लेस पर राहुल चुपचाप अपने फ़ोन पर उस मीठी आवाज़ को सुन रहा था। तभी उधर से फिर से एक गुस्से भरी आवाज़ राहुल के कान में पड़ता है, मुंह में क्या दही जमा रखे हो, भैया बोलना है, बात करना है तो करो वरना मैं फ़ोन काट रही हूँ। वहीं राहुल अपने लिए भैया बोर्ड सुनकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं कोई आपका भाई भाई नहीं हूँ, तो आगे से आप हमें भैया मत बुलाना। वहीं प्रीति अपने मोबाइल पर किसी अनजान लड़के की आवाज़ सुनकर अपने मन में सोचती है यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं तो मैंने सुना है इस आवाज़ को, पर कहाँ मुझे याद क्यों नहीं आ रही है। तभी राहुल फिर से कहता है आपको सुनाई दिया मैंने क्या कहा। राहुल की आवाज़ सुनकर प्रीति अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है आपकी आवाज़ बड़ी जानी पहचानी लग रही है, क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। प्रीति को ऐसे अंजा की तरह व्यवहार करते देख राहुल को अपने दिल में एक टीसी उठती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए प्रीति से कहता है जी आप कौन बोल रही हो। राहुल के सवाल सुनकर प्रीति उस पर भड़कते हुए कहती है ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आपने फ़ोन किया और आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन बोल रही हूँ। जब आपको ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। अभी मैंने अगर अपने भाई को आपका नंबर दे दिया तो वह आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, चाहे आप पताल में ही क्यों ना छुपे हो तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप शराफत से बताएं कि आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानते हो। प्रीति के इतने सारे धमकी सुनकर तो राहुल का सर ही चकराने लगा, फिर भी राहुल खुद को संभालते हुए प्रीति से कहता है जी आप में दम है तो आप मेरा नंबर अपने भाई को देकर देखिए, मैं भी देखता हूँ कि आपका भाई मुझे कैसे ढूंढते हैं, मैं भी तो देखूँ आखिर दरभंगा के मिनिस्टर के बेटे में कितना दम है। दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर और सोनाली एकदम करीब थे। तभी राजवीर का ध्यान सोनाली के माथे पर उभर आए पसीने पर जाता है। राजवीर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सोनाली के माथे से पसीना पोंछते हुए उससे कहता है रिलैक्स, मैं तब तक आपके करीब नहीं आऊंगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगी, तो आप इतना परेशान ना हो और इन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चल रहे अपनी धड़कनों को संभालिए और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब आप खुद अपनी मर्जी से मेरी बाहों में पिघलने के लिए तैयार हो जाएंगी। उस वक्त मैं आप पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाऊंगा, जब आप खुद चलकर मेरे करीब आओगी तो फिलहाल के लिए आप मुझसे बिल्कुल सेफ है। ये सब कहते हुए राजवीर अपने अंगूठे से सोनाली के होठों को सहलाए जा रहा था, जिससे सोनाली और सिमटकर राजवीर के सीने से लग गई थी। वहीं राजवीर सोनाली को अपने बाहों में कसते हुए कहता है ऐसा लगता है मेरी बातों का आप पर कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। राजवीर की यह लाइन सुनकर सोनाली अपने आप से कहती है इस डेविल को आज हो क्या गया है। राजवीर सोनाली को ऐसे चुप देखकर उसके कान के पास जाकर चूमने ही वाला था कि तभी इन मोमेंट पर फिर से राजवीर का फोन बजने लगता है। राजवीर पहले तो उस कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल पर से अपना फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रात के 10 बजे कोई इंसान रीत के बालकनी में आकर रीत के बालकनी का दरवाज़ा खटखटा रहा था, जिससे रीत डरकर अपने आंखें और कान दोनों कसकर बंद कर लेती है। तभी रीत का फ़ोन बजने लगता है, तो रीत अपना आंख बंद किए ही हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे अपना मोबाइल निकालती है और बिना नंबर देखे ही फ़ोन उठाकर कान से लगा लेती है और रीत बिना उस शख्स की आवाज़ सुने उस शख्स से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ आप जो भी हो मुझे बचा लो, पता नहीं लगता है कोई चोर आ गया है मेरे बालकनी में। तभी उधर से रमन कहता है आप क्या बेवकूफ़ हो, मैं हूँ बालकनी में और हाँ उल्टा आपने पूरे दिन तो मेरे
से बात ही नहीं किया और अब आया हूं मिलने तो आप शोर मचाकर पूरे सिंघानिया हाउस को उठाओगे क्या? वह लोग मुझे सच में चोर समझकर पीट देंगे, तब आप रोती रहना। और जो आप मुझे बार बार बताती रहती हो ना कि अभी घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में, मैं खुद ही घर में सबसे बातें करूंगी, वह एक झटके से सबके सामने आ जाएगा, फिर आप सफाई देते रहना और मैं उन लोगों से पीटता रहूंगा। रमन को इतनी सारी बातें एक साथ बोलते देख रीत उसे फिर से डांटते हुए कहती है, एक तो आप बिना बताए ही यहाँ पर आ गए हो और ऊपर से मुझे ही धमकी पर धमकी दिए जा रहे हो। बोलो मत कि मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। रीत के धमकी सुनकर रमन रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज इतनी रात को आप मुझे ऐसे ही यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकती हो। मैं इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, जरा तो मुझ पर रहम करो। रमन को ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देख रीत पहले अपने आप से कहती है, कोई बात नहीं रीत, बाद में इसको सबक सिखाएंगे, पहले तो इनको अंदर आने देती हूँ। इतनी रात कहाँ जाएंगे? घर में भी किसी को पता चल गया तो सभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी यहाँ पर दी भी नहीं है जो मुझे हर बार की तरह सबकी डांट से बचाने के लिए, तो अच्छा यही होगा कि मैं इस बंदर को अपने रूम में आने दो। यही सब सोचते हुए रीत अपने बालकनी का गेट खोल देती है और गेट खुलते ही रमन एक झटके से रीत को अपनी आगोश में भरते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, जान आपको नहीं पता आपके गुस्से की वजह से मेरा क्या हाल हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, हमेशा आपका कॉल रिसीव करूंगा, तो भरी पहली गलती समझकर माफ कर दो प्लीज। और रीत के कान पर हल्की हल्की किस करने लगता है, जिससे रीत की सांसें एकदम से तेज हो जाती है और रीत रमन को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए रमन से अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू में करते हुए कहती है, प्लीज रमन ये सब अभी नहीं, हम शादी से पहले अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। रीत के बातों को सुनकर रमन रीत को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और रीत के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है, जिससे रीत के आगे के शब्द है उसके मुंह में ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर उस फोन से गुस्सा होकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। सोनाली को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक से राजवीर को इतना गुस्सा क्यों आया। यही सब सोचते हुए सोनाली भी बेडरूम से उठकर गार्डन की एरिया में चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही राजवीर अपना गुस्सा शांत करके जैसे ही बेडरूम में आया तो वहां पर सोनाली को ना देखकर फिर से राजवीर गुस्सा होते हुए पूरे फार्म हाउस में सोनाली को ढूंढने लगा। तभी राजवीर को अपने गार्डन एरिया से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जिससे राजवीर अपने बेडरूम में लगे बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां से राजवीर अपने गार्डन का पूरा व्यू देख सकता था। तभी राजवीर की नज़र गार्डन में भगवा कर तितलियों के साथ खेलते हुए सोनाली पर पड़ता है। तो गार्डन में सोनाली को ऐसे तितलियों के साथ खेलते देखकर राजवीर को उन तितलियों से भी जलन होने लगती है। इसी जलन के चक्कर में राजवीर यह भी भूल गया कि वह सिर्फ एक तितली ही है और राजवीर अपने आप को उन तितलियों से कैसे कंपेयर कर सकता था, और उसी जलन की वजह से भागते हुए गार्डन में जाता है और बिना किसी वार्निंग के सोनाली को अपनी गोद में उठाकर फार्म हाउस के अंदर आ जाता है, जिससे नाराज होकर सोनाली जाकर अपने बेडरूम में सो जाती है। इतनी रात होने के बाद भी राजवीर बिना किसी शिकायत के सोती हुई सोनाली को अब पलक निहारे जा रहा था। वहीं सोनाली राजवीर के एहसासों से बेफिक्र होकर आराम से किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। वहीं राजवीर सोनाली को ऐसे किसी बच्चे की तरह सोते देख उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वह सोनाली को उठाए देने के लिए। इसी सोच में पिछले कई घंटे से राजवीर एक ही पोजीशन में वहीं पर बैठकर सोनाली को बिना अपनी पलकें झपकाए निहारे जा रहा था। एपिसोड 53 राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर के बेडरूम का एक अलग ही नजारा था। राजवीर बैठकर बड़े ही प्यार से सोनाली के क्यूट से चेहरे को निहार रहा था कि इतने में सोनाली नींद में ही करवट बदलकर राजवीर की ओर पीट करके सो जाती है। सोनाली के ऐसे अचानक करवट बदलने से राजवीर का ध्यान टूटता है और वह खुद से कहता है, वाइफी आप नींद में भी मुझे अपने आप को जी भरकर निहारने नहीं देती, देखो तो कैसे हमसे मुंह फेर कर सो गई है, अब गलती की है तो इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। ऐसा कहते हुए राजवीर झटके से सोनाली को अपनी बाहों में उठा लेता है और गुस्से में वहां से उसको अपने गोद में लेकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाकर राजवीर सोनाली को बाहों में लिए ही गर्म पानी का शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और एक हाथ आगे बढ़ाकर शावर ऑन कर देता है, जिससे गर्म पानी दोनों के बदन को भिगोने लगती है। वहीं सोनाली को जैसे ही अपने बॉडी पर पानी की बूंदे फील होता है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे नींद में लगता है कि वह बारिश में भीग रही है और सोनाली को बारिश बहुत पसंद है, तो वह नींद में ही मनम मुस्कुराने लगती है। वहीं राजवीर को सोनाली होठों पर मुस्कुराहट देखकर उसका सारा गुस्सा हवा की तरह कहीं गायब हो गया था और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा था, क्योंकि सोनाली के होठों को देखकर इस समय राजवीर अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। जो वादा उसने दिन में सोनाली से किया था वह अभी उसे टूटता सा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस समय सोनाली के होठों पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी और ऊपर से सोनाली का नींद में यूं मुस्कुराना राजवीर को पागल करने के लिए काफी था।
जब राजवीर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वह झुककर सोनाली के होठों को बड़े ही सिद्धांत से चूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस रीत का कमरा। रीत को रमन के ऐसे अचानक किस करने से रमन के चेस्ट पर अपने मौके बरसाए जा रही थी। वहीं रमन रीत को किस करते हुए ही उसके बेड पर आकर धीरे से लेट जाता है। इस बीच रमन ने एक सेकंड के लिए भी रीत के होठों से अलग नहीं हुआ था। वहीं सांस ना लेने के कारण रीत को सफोकेशन होने लगी थी। रमन को अपने होठों से दूर ना होता देख रीत जोर से रमन के होठों पर बाइट कर लेती है, जिससे रमन रीत से दूर होते हुए अपने होठों पर हाथ रखकर कहता है, जान क्या आप जंगली बिल्ली हो। वहीं रीत रमन के दूर होते ही अपने सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो अपने लिए रमन के मुंह से जंगली बिल्ली नाम सुनकर रमन को एक गुस्सा मारते हुए उससे कहती है, मैं जंगली बिल्ली हूं। हाँ, और आप जो यह मेरे साथ तभी से कर रहे थे वह क्या था? वो क्या कोई शरीफ लड़का करता है? हाँ, जवाब दो, चुप क्यों हो? रीत के ऐसे अचानक अटैक करने से रमन खुद को संभल नहीं पाया और उसका बेड एक साइड को झुक गया और रमन अपने गाल को सहलाते हुए रीत से मासूमियत से कहता है, अब आप हो ही इतनी खूबसूरत तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया आपको किस करने से। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपने कभी फुर्सत से अपने आप को आईने में देखा है? कितनी खूबसूरत लगती हो आप। और जब आप बिना रुके बोले जा रही थी जिससे आपके होंठ ऐसे कांप रहे थे मानो हवा के बहने से गुलाब की पंखुड़ी हिल रही हो और मुझसे आकर कह रहा हो आके मुझे चूम लो, तो आप ही बताइए मैं क्या करता? मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया आपको किस करने से। वही रीत रमन के मुंह से इतनी बेशर्मों वाली बात सुनकर शर्म से लाल हो गई थी और शर्माते हुए रमन से अपनी नजरें चुराने लगी थी। जो रीत कुछ देर पहले किसी शेरनी की तरह रमन के ऊपर दहाड़ रही थी, वह अब शर्म से अपने नजरें ही नहीं मिला पा रही थी रमन से। वही रमन रीत को ऐसे शर्माते देख उसको झटके से अपने ऊपर खींच लेता है और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, जान आप ऐसे क्यों शर्मा रही है? आप मेरे एक किस करने से इतना शर्मा रही है, तो फिर हमारे सुहागरात पर आपका क्या हाल होगा जब हम एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के होंगे? आज नहीं तो कल हम एक दूसरे को बिना कपड़ों के भी देखने वाले हैं। तो मेरी फ्यूचर वाइफ ये शर्माना छोड़िए। ऐसा कहते हुए रमन रीत को अपने ऊपर से साइड में लेटाते हुए रीत के कान के पास जाकर कहता है, आप ऐसे घबराए मत, मैं बस मजाक कर रहा हूं और आप आराम से सोइए। मैं अपना लिमिट जानता हूं और एक बात, मैं शादी से पहले आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आप डर जाओ। ये सारी बातें रमन रीत के आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था, जिससे रीत रमन की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार साफ साफ देख सकती थी। वही रमन उसे ऐसे चुप देखकर रीत से कहता है, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना रीत? वही रीत रमन के मुंह से भरोसे वाली बात सुनकर खुद रीत आगे बढ़कर रमन के होठों पर अपना हाथ रख देती है। रीत के ऐसे सडन रिएक्शन से रमन के तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। कुछ देर बाद रमन भी रीत को बैंक किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स सामने बॉल पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर के सर पर निशाना साधे खड़ा था और उस तस्वीर से बात करते हुए कहता है, आप ऐसे हमारे हाथों से निकलकर भाग नहीं सकती है। हमारे इतने सालों का मेहनत हम ऐसे यूं एक पल में बर्बाद नहीं होने दे सकते। आज नहीं तो कल मैं आपको ढूंढ ही लूंगा और तब ये बंदूकें आपके तस्वीर के सामने नहीं बल्कि आपके सर के सामने होगा और तब मैं देखूंगा कि आपको कौन बचाने आता है। जितने दिन की जिंदगी मिली है जी लीजिए, लेकिन जिस वक्त आप हमारी हाथ में आए उसी दिन आपका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। और ऐसा कहते हुए वह आदमी अपने बंदूक से फायर कर देता है, जिससे वह गोली सीधा उस तस्वीर में खड़े इंसान के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। ऐसा होते ही सामने खड़ा इंसान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर के वॉशरूम में राजवीर के ऐसे डीप किस करने से सोनाली सांस नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से सोनाली की नींद खुल जाती है और उसके होठों पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी वह राजवीर के ऐसे सडन रिएक्शन से कहीं गायब हो गई थी और अब सोनाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। एपिसोड 54 राजवीर के वॉशरूम में सोनाली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए राजवीर को घूर रही थी और अपने मन ही मन खुद से कहती है, क्या मैं जिसे सपना समझ रही थी वह हकीकत में मेरे साथ हो रहा था और मैं बेवकूफ़ सोच रही थी कि मैं बारिश में भीग रही हूं और राजवीर मुझे सपने में किस कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच में मुझे किस कर रहे हैं और यहाँ कोई बारिश भी नहीं हो रही है। ये तो शावर का पानी है जिसे मैं सपने में बारिश समझ रही थी। सोनाली अपने ख्यालों में गुम थी। वही राजवीर कुछ ही देर में उस डीप किस को एक फ्रेंच किस में बदल दिया था, जिससे राजवीर के टांग अब सोनाली के मुंह के अंदर था और वह अपने टंग से सोनाली के टंग को लीक कर रहा था। तभी राजवीर का ध्यान अचानक से सोनाली के फेस पर जाता है, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने ख्यालों में गुम थी। उसको ऐसे अपने पास होते हुए भी ख्यालों में गुम देखकर राजवीर को सोनाली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में राजवीर सोनाली के टंग को वाइट कर लेता है, जिससे सोनाली के टंग से हल्की हल्की खून रिसने लगती है और दोनों के मुंह में ब्लड का टेस्ट आने लगता है।
वहीं सोनाली एक चीख के साथ अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और अपने आप को राजवीर के बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं राजवीर अब गुस्से में सोनाली के कॉलर बोन पर वाइट करने लगा था, जिससे सोनाली को बहुत दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस अंधेरे कमरे में हंस रहे शख्स के फोन पर किसी का कॉल आता है, तो वह शख्स अपने पेंट के पॉकेट से फोन निकालते हुए अपने आप से कहता है, कौन इतनी रात को फोन कर रहा है, किसकी शामत आने वाली है। अब ऐसा कहते हुए वह शख्स कॉल रिसीव करता है और फोन पर बात करते हुए कहता है, सामने वाले इंसान को गुस्से में कहता है, कौन मर गया जो तुम्हें इतनी रात को हमारे पास फोन करने की जरूरत आ पड़ी। उस आदमी की इतनी डरावनी आवाज सुनकर फोन के दूसरे साइड खड़े शख्स हकलाते हुए कहता है, मामा मालिक, वो राजवीर ने हम लोगों के पीछे अपने आदमी लगा दिए हैं और वह लोग हम पर गीत की तरह नजर जमाए हुए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मालिक, अगर उन आदमियों को पता चल गया कि हम बिजनेस के आड़ में क्या काम करते हैं तो फिर हमारा खेल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उस आदमी ने एक ही सांस में ये सारी बातें बोल गया था और सामने वाले शख्स के जवाब का वेट करने लगा। तभी उस आदमी के कानों में उस शख्स की एक कड़क आवाज आता। वो शख्स उस आदमी से कहता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद कर दो और जब उन लोगों को यकीन हो जाए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो इल्लीगल हो, तब फिर से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और गुस्से में अपने फ़ोन को सामने के दीवार पर दे मारता है, जिससे वह फ़ोन चकनाचूर हो जाता है और वह शख्स अपने आप से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया राजवीर, अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब कुछ बड़ा करने की हमारी बारी है। ऐसा कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर अपने गुस्से में ये भी भूल गया कि उसने खुद सोनाली से वादा किया था कि जब तक सोनाली नहीं चाहेगी तब तक वह उसके करीब नहीं जाएगा, और इस वक्त सोनाली उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी गुस्से में सोनाली के जो हाथ पहले राजवीर के गले में लिपटा हुआ था, वही हाथ अब राजवीर को जख्म दे रहे थी, क्योंकि सोनाली के हाथ के सारे नाखून इस वक्त राजवीर के बैग पर चुभ रहे थे। जब सोनाली उस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से राजवीर अपने होश में आता है। होश में आते ही जब राजवीर सोनाली को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त सोनाली के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कब राजवीर अपने गुस्से में सोनाली के सारे कपड़े को उसके शरीर से अलग कर दिया था, उसे पता ही नहीं चला। और इस वक्त सोनाली के बॉडी पर कुछ था तो वह सिर्फ राजवीर के दिए हुए दांतों के निशान, जो अब धीरे धीरे लाल से नीले होते जा रहे थे। उन निशानों को देखकर राजवीर की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वही सोनाली तो अपने जख्मों को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही थी। उसका तो ध्यान ही नहीं गया राजवीर के आंखों पर, जो अब खून की तरह लाल होने लगी थी। अब ये गुस्से की वजह से था या गिल्ट की वजह से, ये तो राजवीर को ही पता होगा। सोनाली तो बस रोए जा रही थी और शर्म से अपने आप को राजवीर के सीने में छुपाने की कोशिश कर रही थी। वही उसके पूरे बॉडी डर से कांप रही थी, जो राजवीर साफ साफ फील कर सकता था कि उसके ऐसे वाइल्ड बिहेवियर से सोनाली कितना डर गई है। सोनाली के दर्दों का ख्याल आते ही राजवीर जल्दी से शावर बंद करता है और साइड में पड़े बाथरूम को लेते हुए सोनाली को उस बाथरूम से पूरी तरह से कवर कर देता है और वॉशरूम से निकलकर सोनाली को अपने बेड पर जाकर आहिस्ता से लेटा देता है। सोनाली बेड पर लेटते ही बेड के एक साइड पड़े ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचते हुए अपने आप को सर से पैर तक उस ब्लैंकेट में छुपा लेती है। वहीं बेड के पास खड़ा राजवीर खुद की वजह से सोनाली को दर्द में देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है और वह सोनाली से बिना कुछ कहे वॉशरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम में राजवीर के हाथ से खून रिसकर वॉशरूम के फर्श को लाल कर रहे थे। वहीं राजवीर को तो उस दर्द का जरा भी एहसास ही नहीं था। वह अपनी आंखें बंद किए बहते हुए पानी के नीचे खड़ा था और उसके नजरों के सामने कुछ देर पहले का सीन किसी फिल्म की तरह चल रही थी, जिसे सोच कर ही उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इस गुस्से को वह किस तरह बाहर निकाले। और इसी गुस्से उसने वॉशरूम में आते ही 3/4 पंच वॉशरूम में लगे आईने पर जड़ दिया, जिससे वह आईना टूटकर पूरे फर्श पर बिखर गया था और राजवीर के हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया। लगभग 1 घंटे बाद राजवीर अपने आंखें खोलता है और चेंज करके जैसे ही रूम में आता है तो राजवीर के कदम खुद ब खुद सोनाली की ओर बढ़ जाते हैं। सोनाली के पास बैठते हुए राजवीर सोनाली के ऊपर से घेरे से ब्लैंकेट हटाता है तो सोनाली किसी छोटी बच्ची की तरह अपने आप को समेटकर सोई हुई थी। सोनाली को सोए हुए देख राजवीर बड़े ध्यान से सोनाली को देखने लगता है। तभी राजवीर का ध्यान सोनाली के कॉलर बोन पर जाता है, जहां पर बने राजवीर के दांतों के निशान गहरे नीले दिखने लगी थी। उस निशान को देखकर राजवीर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और राजवीर अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लेता है, जिससे उसके हाथों पर बने जख्म पर बहुत तेज दर्द होता है। उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है।
कुछ देर बाद राजवीर अपनी आंखें खोलता है और साइड डोर से एक दवाई निकालकर राजवीर सोनाली के पूरे बॉडी के निशान पर उस दवाई को आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करने लगता है ताकि सोनाली की नींद ना खराब हो। और दवाई लगाते हुए राजवीर उन निशानों पर हल्की हल्की फूंक भी मार रहा था ताकि सोनाली को ज्यादा जलन ना हो। उन निशानों को देखते हुए राजवीर की आंखें नम हो जाती है और झुककर राजवीर सोई हुई सोनाली को आहिस्ता से अपने ऊपर लेटा लेता है और हल्के से सोनाली के माथे को चूमकर राजवीर भी नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीत के कमरे में 10 मिनट के डिपकिस के बाद रमन और रीत एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों नींद के आगोश में चले गए। राठौर विला अमित का कमरा। अमित अनाया से फोन पर बात करते हुए कहता है, यार अनाया, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? प्लीज मना मत कीजिए, मैं अंकल आंटी के जागने से पहले ही उठकर आ जाऊंगा। अमित के इतना रिक्वेस्ट करते देख अनाया अमित को अपने घर पर आने के लिए हाँ कर देती है। अनाया के हाँ करते ही अमित फोन पर ही उछलते हुए अनाया से कहता है, थैंक यू सो मच मेरी जान। साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बेडरूम से ऐसे भागता है जैसे वह थोड़ा भी लेट हुआ तो अनाया उसे फिर से मना कर देगी। कुछ देर बाद अमित अनाया के बेड पर उसके ऊपर लेटा हुआ था और अनाया को ऐसे चूम रहा था जैसे उसे अनाया को देखे हुए कई साल हो गया हो। वही अनाया अमित को अपने ऊपर से धक्का देते हुए उससे कहती है, आपने हमसे फोन पर कहा था कि आप सिर्फ यहाँ पर सोने के लिए आने वाले हैं। एपिसोड 55। राजवीर के फार्म हाउस पर। अगली सुबह राजवीर की नींद लगभग 5 बजे ही खुल गई थी और तब से राजवीर एक तक सोनाली के मासूम चेहरे को निहारे रहा था। तभी राजवीर को एहसास होता है कि सोनाली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। सोनाली को उठते देख राजवीर झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं सोनाली अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने नीचे कुछ अजीब सा फील होता है, जिसे महसूस कर सोनाली अपनी नजरें घुमाकर जैसे ही अपने नीचे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि वह बेड पर नहीं बल्कि राजवीर के चेस्ट पर सोई हुई थी और उसके ब्रॉड चेस्ट देखकर सोनाली की सांसें तेज होने लगी थी। सोनाली अभी राजवीर को निहार ही रही थी कि तभी सोनाली का ध्यान राजवीर के हाथों पर जाती है। उसके हाथ पर लगे जख्म को देखकर सोनाली अपने मन ही मन खुद से कहती है, कल तक तो इनका हाथ बिल्कुल ठीक था, तो फिर मेरे सोने के बाद इनके हाथ में अचानक ये चोट कैसे लगी? फिर सोनाली कुछ सोचते हुए राजवीर के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगती है जो इस वक्त एकदम इमोशनल लेस था। फिर सोनाली कुछ सोचते हुए राजवीर के ऊपर से उठकर बेड के साइड डोर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसमें से एक लिक्विड की बोतल लेती है। फिर उसे साइड में रखते हुए वहीं पर कॉटन उठाती है और उस कॉटन को लिक्विड में भिगोकर राजवीर के हाथ के जख्म को क्लीन करने लगती है। वहीं राजवीर को जैसे ही अपने हाथों पर हल्की सी जलन महसूस हुई तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को देखने लगा। तभी राजवीर का ध्यान अचानक ही सोनाली के फेस पर जाता है, जिसका पूरा फोकस इस वक्त राजवीर के जख्मों पर था और उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो रही थी। सोनाली की आंखें लाल देखकर राजवीर चौंक जाता है। राजवीर बेड से झटके से उठते हुए सोनाली से कहता है, क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? प्लीज हमें माफ कर दीजिए कल रात के लिए। वहीं सोनाली राजवीर के ऐसे अचानक उठने से हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए राजवीर से कहती है, आप तो अभी सो रहे थे। ऐसा कहते हुए सोनाली राजवीर की आंखों में एकटक देखने लगती है और धीरे धीरे राजवीर से दूर होने लगती है। वहीं राजवीर सोनाली को ऐसे खुद से दूर जाते देख उसको अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होता है, लेकिन वह इस समय उस दर्द को समझ नहीं पा रहा था कि उसे सोनाली के पास होने या ना होने से क्यों इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि राजवीर अभी भी अनजान था। अपने उन एहसासों से बस वह किसी भी हाल में सोनाली को अपने आसपास देखना चाहता था। वहीं सोनाली राजवीर के गुस्से से हर बार डर जाती थी और इसी घबराहट में उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके ऐसे दूर जाने से ही राजवीर को इतना गुस्सा आता है। सोनाली को खुद से दूर जाते देख राजवीर झट से अपनी हाथ आगे बढ़ाकर सोनाली को अपने पास खींच लेता है। राजवीर के ऐसे अचानक खींचने से सोनाली सीधा जाकर राजवीर के सीने से टकरा जाती है। फिर सोनाली अपने नाक को सहलाते हुए खुद से कहती है, ये डेविल का चेस्ट है, कोई पहाड़ है क्या? कितना जोर से लगा मेरे नाक पर। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकती है। उस गाड़ी को देखते ही वहां पर काम कर रहे लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं और उस गाड़ी में आए हुए इंसान को देख सभी अपना अपना सर झुकाकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वही गेट के सामने खड़ा बॉडीगार्ड गाड़ी में आए हुए इंसान को देखते ही भागकर गेट खोलता है और झुककर उस आदमी को सलाम करते हुए कहता है, बड़े मालिक आप आ गए। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर वह आदमी अपना एक पैर आगे बढ़ाकर उस बॉडीगार्ड को एक जोरदार एक मारता है, जिससे वह बॉडीगार्ड संभल नहीं पाता है और पीछे को गिर जाता है। उस बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा हुआ देख वो आदमी उसके पास जाकर उससे कहता है, तुम हमारे ही घर में रहकर हम ही से पूछ रहे हो कि आप आ गए? हम अपने घर में आने के लिए क्या तुमसे परमिशन लेंगे? ऐसा कहते हुए वह आदमी उस गार्ड के हाथ पर पैर रखते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। वही हवेली के अंदर काम कर रहे सभी लोग उस आदमी को देखते ही अपना अपना सर झुकाकर इधर उधर अपने कामों में लग जाते हैं।
कोई नहीं चाहते थे कि वह उनके सामने जाए और उनका भी वैसा ही हाल हो जैसे बाहर उस बॉडीगार्ड का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रीत के कमरे में जब रीत की आंखें खुली तो रीत हैरानी से अपने बगल में सो रहे रमन को देखती है, जो अभी तक किसी मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा था। रमन के मासूम चेहरे को देखते हुए रीत कहीं खोसी जाती है, लेकिन अगले ही पल घरवाले का ख्याल आते ही रीत रमन को बेड से खींचते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप? सुबह हो गई और आप अभी तक गए नहीं। आपने तो हमसे रात को वादा किया था किसी के उठने से पहले ही चले जाएंगे, लेकिन आप अभी तक यहीं पर हो। आपने सोचा है किसी ने देख लिया आपको यहाँ इस तरह हमारे कमरे में तो हम दोनों का क्या हश्रा हो सकता है। बेचारा रमन रीत के ऐसे अचानक खींचने से कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रहा हो। उसे तो याद ही नहीं था कि वह रात में रीत के घर आया था और वह रीत को अपने सामने देखकर अपने मन ही मन कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह हमारी जान ऐसे हमारे सामने लगता है। आज का पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। रमन ये सारी बातें भले ही धीरे बोल रहा था, लेकिन पास खड़ी रीत को साफ साफ सुनाई दे रही थी कि रमन अभी क्या क्या बोल रहा था। रीत रमन के पास जाती है और जैसे ही कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही रमन रत के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है, जिससे रीत के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ अनाया के कमरे में जैसे ही अनाया की आंखें खुलती है तो अनाया अपने ऊपर बैठे इंसान को देखकर हैरानी से कहती है, आप बहुत बुरे हो। एपिसोड 56 अनाया का कमरा। अनाया को इतनी शौक देखकर अमित उसके होठों की ओर झुकते हुए उससे कहता है, क्या जानना, आप तो ऐसे शौक हो रही हो जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। अमित की आवाज़ सुनते ही अनाया अपने होश में आती है और अमित को अपने ऊपर से धक्का देते हुए उससे कहती है, आप बहुत बुरे हो। आपने अभी टाइम देखा है? आप बोले थे कि मम्मी पापा के उठने से पहले ही आप चले जाओगे, लेकिन आप अभी तक यहीं पर हो। ऐसा कहते हुए अनाया अमित को खिड़की के पास लेकर जाती है और उसे खिड़की से बाहर निकलने के लिए बोलने लगती है। वही अमित अनाया को ऐसे परेशान होते देख एकदम से अनाया को अपने पास खींचकर उससे कहता है, जा रहा हूँ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। और धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, बस एक किस दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, सच्ची में प्रॉमिस। अमित के ऐसे बोलने पर अनाया उसे अपने से दूर धक्का देते हुए कहती है, बेशर्म इंसान, सुबह सुबह ही शुरू हो गए, जाए यहाँ से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अनाया के ऐसे डांटने पर अमित अपना मुंह बनाकर खिड़की से बाहर निकलने लगता है। अमित को उदास देखकर अनाया झट से अमित को पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाती है और उसके होठों पर छोटी सी लाइट किस करके झट से पीछे हट जाती है। ये सब अनाया ने इतना जल्दी में किया कि अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक अमित समझ पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, तब तक अनाया अमित को खिड़की से बाहर धक्का देकर खिड़की को बंद कर चुकी थी और उधर अमित बेचारा बंद खिड़की को अपने मायूस नजरों से निहार रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही बंद खिड़की को निहारने के बाद अमित भारी कदमों से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस अनजान विला के अंदर यह बड़ी सी हवेली दिखने में बहुत शानदार था। वहीं लिविंग रूम के साइड में एक छोटा सा मंदिर था, जहां पर अभी घर के सभी लोग पूजा कर रहे थे। सभी बड़े आरती कर ही रहे थे कि पीछे से एक लड़का और लड़की भागते हुए उनके पास आते हैं, जिससे उस औरत के हाथ में पकड़ी हुई पूजा की थाल गिरते गिरते बची। वो औरत आरती खत्म करने के बाद पीछे की ओर पलटकर उन दोनों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हो? अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो तुम्हें पता है ना, वह तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा हमें ही डालेंगे कि हमने बच्चों को बिगाड़ रखा है। तभी पीछे से एक रोकदार आवाज उन लोगों के कानों में पड़ती है। उस आवाज को सुनते ही सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और उस आवाज के दिशा में देखने लगते हैं। सबको इतना शांत देखकर वह आदमी जो अभी विला के अंदर आया था, वह उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को सांप सूंघ गया है? अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही मुर्द बने खड़े रहोगे? उस आदमी को इतने गुस्से में देखकर वह औरत डर से कांपते हुए पूजा की थाल लिए उस आदमी के आगे आकर उनको आरती लेने का इशारा करती है। तो आदमी आरती लेते हुए अपने हाथ को सर पर घुमाते हुए उस औरत से कहता है, अगर तुम्हारा पूजा पाठ हो गया हो तो कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या ऐसे ही प्रसाद से पेट भरने वाली हो आज? उस आदमी को इतने गुस्से में देखकर वह औरत कांपते हुए आवाज में कहती है, जी आप बैठे, हम अभी नाश्ता लगवाते हैं। और घर के नौकरों को आवाज देते हुए वह औरत डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है और नाश्ता लगवाने लगती है ताकि किसी से कोई गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी का नाश्ता हो जाता है तो सभी लोग लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं पर घर के सभी नौकर भी आकर आसपास खड़े हो गए थे, इस डर से कि कहीं उनसे कोई चूक ना हो जाए, नहीं तो क्या पता उनके साथ क्या हो जाए। वह औरत जो उस आदमी के साइड में खड़ी थी, वह औरत नौकरों से कहती है, तुम सब जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। औरत अभी बोल ही रही थी, तभी बीच में ही वह आदमी औरत के बात को काटते हुए कहता है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
हमें आप लोगों को कुछ बताना है। उस आदमी के बात सुनकर सभी चुपचाप अपनी अपनी जगह पर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो वह आदमी आगे सभी से बताते हुए कहता है, मैं तुम सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी वाली बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उस आदमी की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए वह आदमी सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है, हमने राकेश का रिश्ता तय कर दिया है, वह भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी समायरा मित्तल के साथ। समायरा मित्तल के नाम सुनते ही सब चौंक कर उनके ओर देखने लगते हैं। तभी वह औरत उस आदमी से डरते डरते कहती है, जी इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हमारे राकेश से शादी के लिए तैयार हो गई। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और तो और आपने राकेश का रिश्ता भी तय कर दिया। और घर में अभी वह औरत बोल ही रही थी कि उसके बातों को बीच में काटते हुए वह आदमी गुस्से से कहता है, घर का मुखिया मैं हूं, यानी कि विश्वर सिंह राठौर, तो आप अपनी औकात में रहकर हमसे बात कीजिए और जाकर अपना किचन संभालिए, हमसे जुबान मत लड़ाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि अगली बार बोलने के लिए तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में रमन रित को एक डीप किस करने के बाद उससे दूर होते हुए कहता है, अब ठीक है, अब मैं आराम से अपने घर जा सकता हूँ। वहीं रत रमन के ऐसे अचानक किस करने से शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। रत को तो इतना शर्म आ रही थी कि रमन से अपनी नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वहीं रमन रीत को ऐसे शर्माते देख उसके कान के पास अपने हाथ ले जाकर उससे कहता है, आपको इतना शर्माते देख मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है आपसे दूर जाने का, आप जल्दी से 18 की हो जाओ, फिर हम भी शादी कर सकते हैं, फिर हमें एक दूसरे से अलग रहना ही नहीं पड़ेगा। रीत रमन की ऐसी बातें सुनकर उसको अपने आप से दूर करते हुए कहती है, आप यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रमन रीत के मुंह से बात नहीं करने वाली बात सुनकर झट से रीत को छोड़ते हुए उससे कहता है, प्लीज प्लीज प्लीज, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, बस आप हमसे बात करना कभी बंद मत करना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रमन फटाफट खिड़की से बाहर भाग जाता है। वही रीत रमन को ऐसे भागते देख मुस्कुराने लगती है, क्योंकि रमन ने जैसा रीत से वादा किया था कि वह अपना लिमिट शादी से पहले बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा, ठीक वैसे ही रमन एक जेंटलमैन की तरह अपना वादा निभाया था, जिससे रीत मन ही मन बहुत खुश थी कि उसकी लाइफ में एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राजवीर के फार्म हाउस पर सोनाली राजवीर के बाहों में चुपचाप खड़ी थी। वही राजवीर सोनाली को इतना शांत देखकर राजवीर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहता है, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हो? हमें नहीं पता कि जब आप हमें इग्नोर करती हो या आप हमसे दूर भागती हो तो हमें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, फिर हम अपना सारा हद भूल जाते हैं। हमने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से ना जाने क्यों मैं जब भी आपको किसी और के साथ हंसते मुस्कुराते देखता हूँ तो मुझे उस वक्त इतना गुस्सा क्यों आता है, लेकिन जब आप मेरे पास होती हो तो कितना डरी सहमी सी रहती हो, और वही सब के साथ आप हंसी खुशी बातें करती हो, मस्ती करती हो, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। लेकिन मेरे पास आते ही आप एकदम शांत हो जाती हो, तो इससे हमें बहुत बुरा लगता है। क्या मैं इतना डरावना हूं कि आप मुझसे डर जाती हो? जवाब दीजिए। राजवीर के मुंह से इतने सारे वर्ड एक साथ सुनकर सोनाली को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें, क्योंकि राजवीर इससे पहले जब भी सोनाली के पास आया था तो बस अपनी मर्जी ही चलाता था और बहुत कम ही बात किया करता था। इसलिए सोनाली को लगता था कि राजवीर को बात करना पसंद ही नहीं है। लेकिन आज इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर तो सोनाली समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि राजवीर की बहुत सारी बातें तो सोनाली को समझ में ही नहीं आया था। राजवीर सोनाली के जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन सोनाली को ऐसे चुप देखकर राजवीर से और सब्र नहीं होता है और वह सोनाली से फिर से कहता है, क्या आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाली हो? राजवीर की आवाज़ सुनते ही सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आती है और मासूमियत से राजवीर को देखते हुए उससे कहती है, आप इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रहे हो, मुझे तो कुछ कुछ बातें समझ में ही नहीं आई, तो फिर मैं आपके कौन से सवाल का जवाब दूं? सोनाली के क्यूट से जवाब सुनकर राजवीर के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन ही मन खुद से कहता है, कोई इतना इनोसेंट और मासूम कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक जितनी भी लड़कियों को देखा है सबके सब मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी, लेकिन आप उन लड़कियों से कुछ अलग हो। फिर राजवीर अपने सर को झटकते हुए सोनाली से कहता है, आप बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। राजवीर के बातों को सुनकर सोनाली अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए एक स्वीट वॉइस में राजवीर से कहती है, कौन से एक सवाल? एपिसोड 57 राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर अभी भी सोनाली को अपनी बाहों में कसकर जकड़े हुआ था। वहीं सोनाली अपनी मासूम सी शक्ल बनाए राजीव की ओर ही देख जा रही थी। तभी राजवीर सोनाली को फिर से कहता है, मैंने आपसे सवाल किया तो आप जवाब तो दो, या फिर आपको ऐसे ही हमारी बाहों में रहना है? राजवीर को ऐसे खुद को छेड़ते देख सोनाली शर्मते हुए अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, हमें आपसे डर लगता है क्योंकि आप जब देखो तब बिना बात के हम पर गुस्सा दिखाते रहते हो, लेकिन हमारी मम्मी ने तो हमसे कहा था कि आप बहुत अच्छे हो।
बिल्कुल हमारे पापा की तरह। आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगे। आप हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। लेकिन आपके ऐसे बिहेवियर से हमें बहुत दर्द होता है और आपके ऐसे गुस्सा करने से हमें बहुत डर भी लगता है। और एक बात, हमारी मम्मी ने जो कहा था कि आप बिल्कुल हमारे पापा की तरह हो और हमारा ख्याल भी रखोगे, तो हम आपको बता दें कि आप हमारे पापा की तरह बिल्कुल नहीं हो। हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। हमारी मम्मी कभी हमारे पापा से नहीं डरती है। उल्टा वह तो पापा को ऑर्डर देते रहती है कि आप ये काम करो, वह कम करो, और हमारे पापा खुशी खुशी उनका हर कहना मान लेते हैं। लेकिन आप जब देखो तब हमें किसी डेविल की तरह घूरते रहते हो और आपकी यह बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा इतना गुस्सा रहता है कि हमें तो आपकी आंखें देखते ही डर लगने लगता है। सोनाली फ्लो में बस बोले जा रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे जैसे सोनाली अपनी बातें बोल रही थी, वैसे वैसे राजवीर का फेस एकदम डार्क होते जा रहा था। क्योंकि सोनाली बार बार अपने पापा की तारीफ किए जा रही थी, जो राजवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोनाली तो बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वहीं सोनाली अपनी सारी बातें कहते हुए राजवीर की बाहों में ही शिशक लेने लगती है। वहीं राजवीर के कानों में जैसे ही सोनाली के सिसकियों की आवाज पड़ती है तो राजवीर का सारा गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और वह खुद को शांत करते हुए सोनाली के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, ठीक है, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हम आपको ना डराएं। क्या आप एक बात पता है, जब आप 15 दिनों के लिए अपने मायके चली गई और हमने आपको फ़ोन किया तो आपने हमसे कभी ढंग से 5 मिनट भी बात ही नहीं करती थी और आपको हमसे बात ना करने की आपके पास हजारों बहाने थे, जैसे कि कभी मैं पढ़ रही हूँ तो कभी मैं कॉलेज में हूँ, और कोई बहाना बनाने को ना मिले तो क्या बोलती थी, हाँ याद आया, अभी हम जा रहे हैं, हमें पापा बुला रहे हैं, तो कभी मम्मी बुला रही है, और अगर कभी गलती से 1 मिनट बात कर भी लिया हो तो उसके बाद क्या बोलती थी, हम फ़ोन रखते हैं, हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, हम आपसे बाद में बात करेंगे, और बिना हमारी बात सुने फ़ोन काट कर पता नहीं कहाँ पर रखती थी कि दोबारा कितना भी फ़ोन करो आपने कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करती थी। हमसे बात ना करने की हर तरह के बहाने आपके पास पहले से तैयार रहते थे। राजवीर के मुंह से अपने लिए इतनी सारी शिकायतें सुनकर सोनाली तो अपना रोना ही भूल गई और राजवीर को अपनी नीली नीली आंखों से एक तक निहारने लगी। वहीं राजवीर अपनी बात खत्म करके जैसे ही सोनाली की ओर देखता है तो सोनाली के उन नीली नीली आंखों में कहीं खोसा जाता है। राजवीर खोए हुए अंदाज में सोनाली से कहता है, आपको नहीं पता, सबसे ज्यादा हमने आपकी जो ये खूबसूरत सी नीली नीली आंखें हैं उन्हें मिस किया है। हमें नहीं पता क्यों हर समय हमारी यह आंखें सिर्फ आपको देखना चाहती है, और आप कहती हो कि आपको हमसे डर लगता है, और यहाँ हम जब भी अपनी आंखें बंद करते थे तो आप ही का चेहरा नजर आता था, और अपनी आंखें खोलने पर भी हमें हमेशा आप ही दिखती थी। सोनाली तो राजवीर की बातों में कहीं खोसी ही गई थी, क्योंकि किसी ने आज तक सोनाली की इतनी तारीफ नहीं की थी। वहीं पहली बार राजवीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सोनाली के दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी, लेकिन वह बाहर से अपनी मासूम शक्ल बनाए बस राजवीर को देखे जा रही थी। तभी सोनाली के कानों में राजवीर की एक सॉफ्ट आवाज पड़ती है, जो उसके कान के पास अपनी सांसों छोड़ते हुए उससे कहता है, क्या आप ऐसे ही हमें घुरती रहोगी या हमारे सवालों का जवाब भी दोगी? हम तभी से बोले जा रहे हैं और आप ऐसे चुपचाप खड़ी हो। क्या आपने हमें इन 15 दिनों में कभी याद नहीं किया? वही सोनाली राजवीर के बात सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए राजवीर से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो अब आप सोनाली को ऐसे अटैकते देख राजवीर फिर से सोनाली के कान के पास जाकर कहता है, आप इतना घबरा क्यों रही हो? आपको जो भी बोलना है आराम से बोलिए। मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया ना कि आगे से मैं आपको नहीं डराऊंगा। राजवीर के इतने सॉफ्ट आवाज सुनकर सोनाली अपने मन ही मन कहती है, क्या सच में ये डेविल अब हमें नहीं डराएंगे? फिर अपने सर को झटक कर सोनाली राजवीर को कसकर अपने गले से लगा लेती है। सोनाली के ऐसे अचानक गले लगाने से राजवीर तो जैसे फ्रिज ही हो गया था। लेकिन जैसे ही राजवीर को यह एहसास होता है कि आज दूसरी बार सोनाली ने उसको खुद से गले लगाया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर वह भी सोनाली को और अपनी बाहों में कसते हुए उससे कहता है, लिटिल वाइफी, आपने हमें माफ कर दिया। लेकिन सोनाली ने तो राजवीर के बातों को सुना ही नहीं, क्योंकि सोनाली तो राजवीर के कुछ देर पहले कहे हुए बातों में उलझी हुई थी। वह मन ही मन खुद से कहती है, ये भले ही हमारी मर्जी के बिना हमारे पास आते हैं, फिर भी हमें कभी इनके पास आने पर वह गंदी फीलिंग नहीं आती है जो हमें उस दिन उस खंडहर में उन किडनैपर को हमारे पास आने से हमें आ रही थी। लेकिन उस दिन भी वह राजवीर ही थे जो वक्त रहते हमें उन दरिंदों के चंगुल से बचा लिया था। नहीं तो ना जाने उस दिन हमारे साथ क्या होता। ये ख्याल आते ही सोनाली के हाथ जो राजवीर के पीठ पर थे वह अचानक ही उसके पीठ पर कस जाते हैं। राजवीर अपने शरीर पर सोनाली की पकड़ महसूस करते ही झट से सोनाली को अपने से दूर करते हुए कहता है, क्या आपको फिर से हमारे पास आने से डर लग रहा है? राजवीर के बात सुनकर सोनाली मासूमियत से अपना सरनामे हिला देती है।
सोनाली के ना सुनकर राजवीर मन ही मन खुश होते हुए अपने आप से कहता है, चलो अच्छा है, कम से कम अब हमारी लिटिल वाइफ ही हमसे डरेगी तो नहीं। फिर अगले ही पल राजवीर अपने सर को झटकते हुए सोनाली से दूसरा सवाल करता है, तो आपके हाथों की पकड़ ऐसे अचानक हमारे ऊपर इतना टाइट कैसे हो गया? आप हमें सच सच बताओ, आप क्या सोच रही थी? तो सोनाली डरते हुए राजवीर को जवाब देती है, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं वह किडनैपर फिर से हमें किडनैप करने आ गए तो। एपिसोड 58 फार्म हाउस राजवीर का बेडरूम। सोनाली के मुंह से डरने वाली बात सुनकर राजवीर अपने दोनों हाथों में सोनाली का चेहरे भरते हुए उसे कहता है, आप द राजवीर सिंह राठौर की लिटिल वाइफ हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आपसे उन लोगों को डरना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पति द राजवीर सिंह राठौर है। ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को बोलने का कोई मौका नहीं देता है और झुककर उसे झट से अपनी बाहों में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए उससे कहता है, चलिए अब आप फ्रेश हो जाए, हमें ब्रेकफास्ट भी तो करना है, कब से हम बातों में ही लगे हुए हैं, आपको भूख लगी होगी है ना? राजवीर के ऐसे अचानक बाहों में उठाने से सोनाली अपना मुंह बनाते हुए राजवीर से शिकायती लहजे में कहती है, हम खुद भी तो वॉशरूम जा सकते हैं, आप जब देखो तब हमें ऐसे अपनी बाहों में नहीं उठा सकते। सोनाली के ऐसे बोलने पर राजवीर सोनाली को घूरने लगता है। राजवीर के ऐसे घूरने से सोनाली हकलाते हुए कहती है, वो कल रात। सोनाली बोलते बोलते बीच में ही रुक जाती है क्योंकि राजवीर लगातार सोनाली को घूरे जा रहा था। राजवीर के ऐसे एकटक घूमने से सोनाल झट से अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। वही राजवीर सोनाली को ऐसे अपनी बाहों में घबराते देख राजवीर सोनाली से कहता है, आप इतना घबराए मत, मैं बस हम दोनों को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में जा रहे हैं, मैं कल रात की तरह ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आप हमसे और डर जाओ। ठीक है, तो अपने आप को शांत कीजिए और ऐसा वैसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोनाली राजवीर को ऐसे अपना मजाक बनाते देख मन ही मन कहती है, ये चाहते क्या है? मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, बस मैंने इतना कहा कि हम खुद अकेले जाकर फ्रेश हो जाएंगे। इन्हें क्या लगता है हम इनके सामने फ्रेश होंगे तो हमें शर्म नहीं आएगी? पर इनको कौन समझाए कि हमें इनके सामने फ्रेश होने में कितनी शर्म आती है। सोनाली को ऐसे शांत देखकर राजीव फिर से कहता है, सच्ची में हम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आज आपके साथ आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। थोड़ी देर बाद वॉशरूम में राजवीर और सोनाली एक साथ शावर के नीचे खड़े थे। सोनाली तो शर्म से अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। वहीं राजवीर सोनाली के बॉडी पर काले पड़ चुके अपने दांतों के निशानों को देखकर उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। लेकिन ये चीज सोनाली नहीं देख पाती है, क्योंकि वह तो शर्म से अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वही राजवीर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन निशानों को छूने को होता है, लेकिन कुछ सोचकर बीच में ही अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर पता नहीं राजवीर को क्या होता है, वह झट से सोनाली के पास जाकर सोनाली को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए उन निशानों पर आहिस्ता आहिस्ता अपने होठों से किस करने लगता है। ऐसा करते हुए राजवीर के आंखों की नमी उस बहते हुए पानी में मिल रहा था। वही सोनाली राजवीर के ऐसे अचानक किस करने से उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी थी। वही राजवीर ऐसा करके सोनाली को यह बताना चाहता था कि जितना भी दर्द उसने उसको दिया है वह अब अपने सॉफ्टनेस से मिटा देगा। जब सोनाली अपने आप को और नहीं कंट्रोल कर पाती है तो आगे बढ़कर खुद को राजवीर के बाहों में छुपा लेती है, क्योंकि सोनाली को अच्छे से पता चल गया था कि वह राजवीर से दूर जाकर खुद को नहीं बचा सकती, क्योंकि वह जितना राजवीर से भागने की कोशिश करेगी राजवीर और वाइल्ड होते जाएगा। तो अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह खुद उसके पास चली जाए, जिससे राजवीर अपने आप को शांत कर पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार सोनाली का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि सोनाली के पास आते ही राजवीर अपने होश में आया और खुद को संभालते हुए उसने सोनाली को अच्छी तरह से क्लीन किया और एक बाथरूम पहनाकर उसने जल्दी से सोनाली को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करने से इस बार सोनाली के हाथ अपने आप ही राजवीर के गले में चले गए और उसने कसकर राजवीर के गले को अपने हाथों से लपेट लिया और शर्म से एक बार भी राजवीर की ओर नहीं देख रही थी, और वहीं राजवीर की निगाहें तो बस सिर्फ सोनाली को ही निहारे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विशंभर सिंह राठौर के मेंशन विशंभर के बातों को सुनकर पीछे से एक साथ 65 साल की औरत आते हुए कहती है, दामाद जी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हमारी बिटिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसे कब क्या बोलना चाहिए। उस आवाज को सुनकर सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। वहां पर एक औरत कॉटन की साड़ी पहने एकदम नाइटिंग की हीरोइन की तरह सज धकर खड़ी थी।
हाथों में भरी हुई चूड़ियां और लंबी सी मांग सिंदूर से भरी हुई थी और अपने बालों को बड़े से जुड़ा बनाया हुआ था और ऊपर से उसमें लगा हुआ फूलों का गजरा, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी और फुल एटीट्यूड में चलकर अंदर आते हुए अपनी बेटी से कहती है, क्या करती हो बेटा, हर समय दामाद जी को टूटती रहती हो, जो करना है वह करने दो, आपको उनके कामों में टांग नहीं हराने की क्या जरूरत है। एपिसोड 59। राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर अभी भी सोनाली को अपनी बाहों में उठाए क्लोजेट रूम में खड़ा था। राजीव को ऐसे बिहेव करते देख सोनाली धीरे से राजवीर से कहती है, आप तभी से क्लोजेट में ऐसा क्या ढूंढ रहे हो जो पिछले आधे घंटे से हम एक ही पोजीशन में यहीं पर खड़े हैं। सोनाली के सवाल सुनकर राजवीर उसको जवाब देते हुए कहता है, हम आपके लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाए थे, लेकिन पता नहीं हमने उस गिफ्ट को कहां पर रख दिया, हमें मिल ही नहीं रहा है। सोनाली राजवीर से कहती है, आप हमें गिफ्ट बाद में दे दीजिएगा, हमें अभी बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो प्लीज आप हमें नीचे उतार दीजिए ताकि हम जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर सके। सोनाली यह सारी बातें किसी बच्चे की तरह अपने मुंह का पाउट बनाते हुए बोल रही थी, जिससे राजवीर उसके बातों पर हंसते हुए सोनाली से कहता है, आपको इतनी ही जोरों की भूख लगी है तो क्या आपको तैयार होने में मेरी कोई हेल्प चाहिए? इससे आप कम टाइम में जल्दी से तैयार हो जाओगी। राजवीर को ऐसे बेशर्म की तरह बोलते देख सोनाली अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने छोटे छोटे हाथ जो राजवीर के गले में लपेट रखी थी वह नीचे करके राजवीर के चेस्ट पर मारते हुए उससे कहती है, आप सच में कोई डेविल हो, आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, आप प्लीज हमें जल्दी से नीचे उतार दीजिए, हमें सच में भूख लगी है। वहीं राजवीर सोनाली के मुंह से फिर से अपने लिए डेविल बोर्ड सुन के सोनाली के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, आपको लगता है कि हम एक डेविल है तो फिर आप एक बात और अच्छे से याद रखिएगा कि जिस दिन आप खुद चलकर इस डेविल के पास आओगी उस दिन हम आपको बताएंगे कि हकीकत में डेविल होता क्या है। ऐसा कहते हुए राजवीर धीरे से सोनाली को नीचे उतार देता है और मुड़कर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। राजवीर को अचानक ऐसे बिहेव करते देख सोनाली अपने आप से कहती है, इन्हें क्या हो गया, अभी तो मुस्कुरा रहे थे और अब ऐसे मुंह लटका कर वॉशरूम गए हैं जैसे मैंने इनको डेविल बुलाकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अब जो हमेशा ऐसे डेविल की तरह बिहेव करेंगे तो उसको हम डेविल नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे। फिर सोनाली अपने सर को झटक कर जल्दी से रेडी होती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने मांग में सिंदूर भरती है और जैसे ही सोनाली पीछे पलटती है तो राजवीर को सामने देखकर उसकी निगाहें एक पल को उसी पर ठहर सी जाती है, क्योंकि राजवीर इस समय एक वाइट कलर का फिटिंग सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से अच्छे से सेट किया हुआ था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज, कुल मिलाकर राजवीर अभी किसी हीरो से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही राजवीर सोनाली को ऐसे खुद को घूरते देख उसके पास जाते हुए उससे कहता है, क्या बात है, कोई अभी हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था और अब हमें ऐसे घूर रही है जैसे कि हम उनका ब्रेकफास्ट हो। सोनाली राजवीर के बात सुनकर छेपते हुए अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगती है और अपने आप से कहती है, इतना हॉट एंड हैंडसम बंदा आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। अब इन्हें कौन बताएं कि यह इस फिटिंग व्हाइट कलर की 3 पीस सूट में कितने हॉट और हैंडसम लग रहे हैं। मेरी तो सांसें इतनी तेज हो रही है इनको देखकर। वही राजवीर सोनाली को फिर से ख्यालों में खोए हुए देखकर उसके और पास आते हुए उससे कहता है, क्या आपको अब भूख नहीं लग रही है? अब आप खुद से चलोगी या हम फिर से आपको अपनी बाहों में उठाकर ले चले? ऐसा कहते हुए राजवीर सोनाली को अपनी एक आई ब्लिंक विंकिंग फेस करते हुए मुस्कुराकर सोनाली की ओर झुकने लगता है। वहीं सोनाली राजवीर के बात सुनकर जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आती है और जैसे ही सोनाली की नज़र राजवीर के फेस पर पड़ती है तो वह तेजी से राजवीर के पास से बच्चों की तरह भागते हुए नीचे की ओर चली जाती है। सोनाली भागते हुए खुद से कहती है, भाग सोनाली, इस डेविल का क्या भरोसा, ये फिर से ऐसा कर सकते हैं, मुझे इन पर थोड़ा भी अब भरोसा नहीं है। जैसे इन्होंने नहाने से पहले हमें कहा था कि यह हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे वॉशरूम में, लेकिन देखा कैसी हरकतें कर रहे थे हमारे साथ वॉशरूम में, हम तो शर्म से अपनी नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे उनसे, और उनको तो ऐसे हमें तंग करके बहुत मजा आता है। सोनाली अपने ही धुन में बोले जा रही थी और उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि राजवीर कब से उसकी सारी बकबक सुन रहा था, क्योंकि जब सोनाली ऐसे तेजी से भागने लगी तो राजवीर को लगा कि कहीं वह गिर ना जाए, इसीलिए राजवीर भी सोनाली से भी तेजी से भागते हुए उसके पास पहुंच गया था। सोनाली को ऐसे खुद को कोसते देख राजवीर खुद से कहता है, लिटिल वाइफी, आपको क्या लगता है कि हम आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके करीब होने से हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है, और आपके करीब आते ही जो हमें आपके बॉडी से नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है उस फ्रेग्रेंस तो हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बात आपको कब समझ में आएगी? फिर अगले ही पल राजवीर अपने सर को झटक कर सोनाली को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, आराम से चलिए, आप साड़ी पहन कर रखी हो, कहीं पैर के नीचे साड़ी आ गया तो आप गिर जाओगी और आपको चोट भी लग सकती है, आपको जरा भी अपनी परवाह नहीं है क्या? फिर राजवीर सोनाली के हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करके नीचे की ओर ले जाने लगता है। वहीं सोनाली इस बार सोनाली राजवीर से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह राजवीर के साथ चलने लगती है।
कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में राजवीर अभी अपना नाश्ता प्लेट में निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी निगाहें सोनाली पर जाकर ठहर जाती है, क्योंकि सोनाली नाश्ते को देखते ही किसी बच्चे की तरह उस पर टूट पड़ी थी और जल्दी जल्दी खाई जा रही थी, जैसे कि वह कई दिनों की भूखी हो। वही राजवीर तो अपना खाना भूल ही गया था और वह एकटक सोनाली को निहारे जा रहा था। तभी राजवीर के पॉकेट में पड़ा उसका फ़ोन बजने लगता है, तो राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए साइड में जाकर फ़ोन रिसीव करता है। तो उधर से फ़ोन पर जो भी बातें राजवीर को बताई जाती है उससे राजवीर का फेस एकदम डार्क हो जाता है। इस समय अगर सोनाली राजवीर को देख लेती तो पक्का डर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि इस समय राजवीर सच में अपने डेविल वाले अवतार में आ गया था। उसकी हाथों की सारी नसें गुस्से से उभर आई थी। एपिसोड 60 राजवीर के फार्म हाउस पर राजवीर जब तक फ़ोन कॉल खत्म करके आया तब तक सोनाली का ब्रेकफास्ट हो गया था और सोनाली राजवीर के पास ही आ रही थी, उससे ये पूछने कि वह बिना अपना नाश्ता किए ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे, क्योंकि उस समय सोनाली अपना नाश्ता करने में इतना व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर कब वहां चला गया था। और ऊपर से राजवीर का मोबाइल भी साइलेंट था, जिससे सोनाली को फ़ोन की रिंग ही नहीं सुनाई दी और इसी का फ़ायदा उठाकर राजवीर दबे पांव वहां से उठकर साइड में चला गया था। राजवीर सोनाली के पास ही आ रहा था कि रास्ते में ही राजवीर को सोनाली मिल जाती है जो उसी के पास आ रही थी। राजवीर सोनाली को देखकर उससे कहता है, चलो हमें अभी घर के लिए निकलना है। राजवीर के सवाल सुनकर सोनाली कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद राजवीर ने खुद उससे कहा था कि हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। सोनाली को ऐसे कंफ्यूज देखकर राजवीर बहाना बनाते हुए उससे कहता है, हमें अभी कुछ देर पहले पापा का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि आपको अभी के अभी हम घर पर लेकर आए, तो इसीलिए हम आपको लेकर घर जा रहे हैं। और आपको भी तो हमारे पास रहने से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी बहाने आपको हमसे दूर रहने का मौका मिल रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। राजवीर के बातें सुनकर सोनाली छेपते हुए उससे कहती है, तो हमने कब कहा कि हमें घर नहीं जाना है, और हाँ हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम घर जाकर जिया और दिलीप के साथ बहुत सारा मस्ती करेंगे। हमने उन दोनों को इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया है और हम सपना भाभी, पापा जी और हाँ अमित भैया से भी तो मिलना है। सोनाली को इतनी जल्दी जल्दी बोलते देख राजवीर अपने आप से कहता है, हमारी लिटिल वाइफ को हमारे अलावा सबसे मिलने की एक्साइटमेंट है और एक हम है जिससे इनके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, यही तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब सोच कर तो अब हमारा सर दर्द करने लगा है। राजवीर को ऐसे खोए हुए देखकर सोनाली धीरे से उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए उससे कहती है, अब क्या हुआ आपको? अभी तो आप कह रहे थे कि हमें घर के लिए निकलना है, तो आप ऐसे स्टैचू की तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? चलिए। सोनाली के अचानक छूने से राजवीर को अपने बॉडी में एक कट सा फील होता है, जिससे राजवीर एक झटके में अपने होश में आ जाता है। पहले तो राजवीर अपने हाथ को देखता है जिसको सोनाली ने पकड़ रखा था, और फिर सोनाली को जवाब देता है, हाँ तो चलिए, मैंने थोड़ी ना आपको पकड़ रखा है, वैसे भी आपको तो बड़ी जल्दी है उन लोगों से मिलने की। ऐसा कहते हुए राजवीर बिना ब्रेकफास्ट किए ही सोनाली के हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने प्यारे ओपिनियंस शेयर करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहाँ हर कहानी है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और बेहतर लिखने सुनाने की हिम्मत मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू स्टोरी लवर्स। धन्यवाद।